All right, so good afternoon, everyone. Good Yeah, afternoon. good Good afternoon, afternoon, sir. guys. Okay, so let's start this session, and before starting, let's take a brief introduction where I'll just ask each and everyone, और हमें क्या करना है? We just need to give information about ourselves, related information, so that I can correlate this session for you guys. अब उसके आपके हिसाब से ये session हो सकता है for those purpose. Okay, so सर what you need to tell me, everybody is able to see my screen, right? इसकी में सर थोड़ा मतलब हिंदी इंग्लिश का मिक्स करिए, इंग्लिश में बात करिए, थोड़ा ठीक ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है, राइट? जी ऑल राइट। सो आई विल आस्क ईच एंड एवरीवन, और आपको क्या करना है, अपनी 3 डिटेल्स मेरे को बतानी है। योर नेम एंड इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है प्रायर, आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक जी है, कौन सी इंडस्ट्री से आपके पास एक्सपीरियंस है और कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो आप बता सकते हो, राइट? एंड द थर्ड वन इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब ये इंफॉर्मेशन अगर आप मुझे देते हो तो आई कैन कोरिलेट योर सेशन, कि आपके तरीके से आपको कुछ गाइड किया जाए, आपके हिसाब से इस सेशन को रखा जाए, ठीक जी है? तो विल स्टार्ट वन बाय वन। तो स्क्रीन पे अभी हमारे पास है, वी हैव आदित्य। आदित्य, आपको वॉइस आ रही है? एंड यू कैन स्पीक इन बोथ, आप कंफर्टेबली यू कैन स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, जैसे आप बात करना चाहो ना वैसे आप बात कर सकते हो। हाँ आदित्य। आदित्य, आपको वॉइस आ रही है? ओके, वी हैव आर्य। Am I audible, sir? यस Good आदित्य। afternoon, everyone. ओके, My name is तो Aditya. Aditya Rai. यस। I don't have any prior experience in corporate work, ओके, and my highest qualification is I'm graduated. Like I had pursued my BA program in political science and geography. ओके, बीए प्रोग्राम इन पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। Yes, sir. गुड। एंड you don't have any prior experience, no worries. Okay. Let's start with Arya. Arya, आपको वॉइस आ रही है? Yes, sir. Am I audible? Yes, you're audible. Yeah. So, sir, currently I'm already working as a data analyst and also I have experience in business analyst, like in insurance domain. Okay, so you are Yeah. working as data analyst and you have experience in business analyst. And Yes. for what purpose you wanted to join a course? Just to enhance the skills and also my main aim is to get a job because मैं ऐसे अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे कॉल्स आ नहीं रहे बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ जॉब मार्केट। Mm-hmm. तो मेरा मेन मोटिव तो यही है अभी सर। ठीक है, ठीक है, को नो वरीज। तो आप डेटा साइंस में ज्वाइन करना चाह रहे हो, राइट? बिजनेस एनालिटिक्स। Business analytics, but business analytics is nowadays booming. Maybe there can be a scenario that your interviews are getting scheduled and you're not able to crack those interviews, right? यस सर। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, सिंपल सी बात है कि अगर आपका प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आती है कि आपके इंटरव्यू तो शेड्यूल होंगे बट आप क्रैक नहीं कर पाओगे। और इंटरव्यू भी आपके इसलिए शेड्यूल हो रहे हैं, आ रहे हैं बिकॉज अभी क्या है, आपने मुझे बताया कि आप एक एक्सपीरियंस हो और उस बेस में आप डेटा एनालिस्ट काम कर रहे थे, तो आप डोमेन स्विच कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं डोमेन स्विच करना भी यहाँ पे अलाउड होता है कि हम डेटा एनालिटिक्स से बिजनेस एनालिटिक्स में भी जा सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स से डेटा एनालिटिक्स में भी जा सकते हैं और डेटा साइंस में भी जा सकते हैं, ठीक ओके। है? तो बट
एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अभी आपका प्रिपरेशन उतना लेवल पे नहीं होगा, तो हो सकता है वहां आपको क्रैक करने में प्रॉब्लम आ रही। Yes, ओके, sir. बट यस, दिस सेशन विल हेल्प यू आउट समवेयर, बिकॉज यहाँ पे Okay. हम वो चीजें देखेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, Okay. ओके। तो वी हैव चंचलेश। चंचलेश, यस। Hi, sir. I'm Chajra Bhushan. यस Sir, चंचलेश, I am a fresher, and ओके my higher qualification is diploma from information technology. ओके, डिप्लोमा। Yes, sir. I am a diploma holder. You are a diploma holder, not a graduate one, right? Yes, sir. Good. Okay. There is Biradar, Datta Biradar. Is it your correct name, Datta? All right, Faisal. Faisal, can you unmute yourself and speak? Okay, Free Fire gamers. हेलो सर, गुड Yes. आफ्टरनून। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम किशन साहनी है। आई एम किशन, किशन सानी। माय नेम इज किशन साहनी एंड आई currently pursuing in BCA fifth semester. I have no experience. Okay, BCA. Good. Fifth sem. Fresher. ठीक है। All right, Ganesh. Ganesh. प्रदीप। यस, हाँ प्रदीप, अब बताओ अपने बारे में, आप एक्सपीरियंस क्या है और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाय, माय नेम इज प्रदीप राठिया एंड माय क्वालिफिकेशन इज BCF and I BCA. am working in IT department, IT industry. You are currently a working professional. Okay. Yes, sir. So, what is your position? IT support. IT support. Good. Okay. Prajwal. Yes, sir. Yes, Prajwal. Sir, my name is Prajwal Singh, and I have 4 years of experience in accounts and finance. And currently, I'm working as a finance executive, and my highest qualification is graduation. And That's good. I'm here to join the course for my analytical skills, Good. like Good. SQL and all. Okay. Yes, that's good, Prajwal. We have Ritik. Am I audible? Yes, Ritik, you are audible. Yeah, yeah. Yeah, so my name is Ritik. I just did my graduation in BSc Mathematics, and after that I just masters in condensed matter physics, and now I am working as a physics faculty in Motion Education Limited, and want to switch in the corporate or IT sector. Good. So that's why I am joining the data scientist. Okay, you wanted to go in the field of data science. That's Yeah. good because most of the statistical part will be there, and Yeah, statistics or something. good, 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 Yes. good. So And with help of AI and ML, also generative AI part or machine learning. all those things Yeah. are having a base which is statistics. If you know statistics well, you can do each and every task very efficiently. Yeah. So Saif, आपको वॉइस आ रही है? समृद्धि। It's Samrit Kunal. Hi, sir. Samrit. How are you? Yeah. Oh, good. That's So Kunal, actually, I completed my graduation from BA, okay, from Delhi University, and apart from that, I have around like 2+ years of experience into US staffing as a technical recruiter. great. US IT recruiter. Right. For around 3 years, yeah. Mhm. Now I'm coming into a data analyst. Yeah.
good choice, because there are, in past scenarios, there are many peoples who are working as a research analyst or USIT recruiter, and these people have switched successfully their career into data analytics. So that's very good, because most of the time might be a chances that you are using some scrapping tools, working with some Excel projects. तो पे क्या होता है कि you could do many related works. So Okay. your current work experience can be easily correlated with the data analyst. Makes sense. Sounds good to me. Sure. Thanks. Thanks, ma'am. Okay. Sujal. Yes, Sujal. Hi, sir. My Yes. name is Sujal Agrawal. I am a fresher. Highest qualification BBA. BBA. Okay. This is a correct way to introduce yourself, guys. Just being fast, because everybody is in a queue. Okay, Surya. Sir, my name is Suryakant. I am a BCA graduate. I am a fresher. Good, good. We have, after Surya, we have Swati. Hello, sir. My name is Swati, and I am fresher pursuing BC right now. Good. Manoj. Manoj. Okay, Vikas. Good afternoon, sir. My name is Vikas Kashyap, and I have completed my graduation in BCA in 2025. I am a fresher. Good. We have Vishal. Good afternoon, sir. My name is Vishal. I am fresher, sir. I am currently pursuing my graduation BCom second year. I want to do data analysis course. Good choice. All right, guys. Let's start a session, because I got details about you guys. Because यहाँ पे हमारे पास कुछ data analyst हैं जो already working हैं, switch करना चाहते हैं या expand करना चाहते हैं अपने career को. There are some IT support people. There are some people from finance department. There are some people from USIT recruiter. और आप सभी ने कुछ ना कुछ related to BA, diploma in IT, BCA, BSc, maths, BBA और BCom कर रखा है. ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं. सबसे पहले देखो हमारा सेशन किस बारे में, मैं आपको बता देता हूँ. This session is here we are going to decode the path of data analytics, business analytics and data science. हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है data analytics है, एक business analytics है और एक तीसरा data science है. ठीक है, अब इन तीनों में अगर हमें अपना एक अच्छा करियर बनाना है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, उसको हम डिकोड करेंगे यहाँ पे. और क्या क्या चीजें हमें पर्पसली सीखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्किल्स या टूल्स, या किस तरीके से अपने आप को रेडी करना चाहिए, और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे लिए इन दिस सेक्शन, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, एंड करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे, पाथ एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम बन सकते हैं, शुरुआत में क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, एंड सो ऑन थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी ईच एंड हियर. सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट पार्ट जो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स. डेटा एनालिटिक्स, बिकॉज in the early stage हमारे पास क्या हुआ, मार्केट में एक बहुत बड़ा चेंज आया इन टेलीकॉम सेक्टर की हमारा जियो लॉन्च हुआ था. राइट, जब जियो लॉन्च हुआ था उससे पहले की अगर मैं बात करूं, इंटरनेट वाज वेरी एक्सपेंसिव. हमें सर्टेन MBs को यूज करने के लिए भी एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता था, एंड सो ऑन फैक्टर्स वाज देयर, जिसकी वजह से हम वर्चुअली अपनी प्रेजेंस नहीं बना पा रहे थे. राइट, बट जियो लॉन्च होने के बाद क्या हुआ, सबने अपनी फेसबुक आईडीज बनाना स्टार्ट कर दिया, सबके मोबाइल में एक अच्छा इंटरनेट आ गया, और हमारे जो हार्डवेयर्स हैं वो भी हमारे चीपर होते गए. ठीक है, तो जैसे जैसे हार्डवेयर सस्ते होते गए, हमारा स्टोरेज का स्पेस बढ़ता गया और डेटा का स्केल बढ़ता गया. ऑल्दो ये बहुत पुराना काम है कि भाई डेटा एनालिटिक्स होता था, बट इतना अच्छे से नहीं होता था, बिकॉज हमारे पास डेटा प्रेजेंट नहीं था. आफ्टर द जियो क्या हुआ, बहुत सा ड्रास्टिक चेंज आया, जिसकी वजह से हमारा डेटा बहुत इंक्रीज हुआ और डेटा एनालिटिक्स की नीड आई.
अब यहाँ पे तीन चीजें आती हैं. वन इज कॉल्ड एनालिटिक्स, वन इज कॉल्ड एनालिसिस, वन इज कॉल्ड एनालिस्ट. ये अब जब भी आप लोगों ने सर्च किया होगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आपको डेटा एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है या बिजनेस एनालिटिक्स में इंटरेस्ट है या डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, तो ये तीन वर्ड्स आपके पास जरूर आए, राइट. तो एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट जब भी हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. मतलब हमारे पास एक रॉ डेटा है, उसमें से हमने एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया. बिकॉज क्यों एक्सट्रैक्ट किया? बिकॉज वी वांटेड टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. बिजनेस की कोई प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना है. जैसे इफ आई से ओवर द टाइम पीरियड ऑफ लास्ट 5 years ऑन एन एवरेज माई प्रॉफिट इज रिड्यूसिंग बाय 2%. ठीक है, तो लास्ट 5 साल में मेरा प्रॉफिट ऑन एन एवरेज बाय 2% रिड्यूस हो रहा है. तो उसके मेरे को अगर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब किस किस वजह से वो रिड्यूस होना है, तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी ना. तो दैट इज कॉल्ड एनालिटिक्स. और जब भी हमारे पास एक रॉ डेटा होता है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड कि हमारे पास जब भी डेटा आता है ना, मैक्सिमम टाइम इट इज रॉ. रॉ मतलब उसमें कुछ एरर भी होंगे, उसमें कुछ आउटलायर्स भी होंगे. अगर मैं एग्जांपल दूं आपको आउटलायर्स का, तो दैट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड केसेस. फॉर एग्जांपल, आई एम रनिंग एन रेस्टोरेंट और वहां पे मेरा बिल जो है 200 रुपीज से लेके 400 रुपीज के बीच में रहता है, बट सडनली एक बर्थडे पार्टी हमारे पास हो जाती है और उसका बिल 1.5 लाख रुपीज चला जाता है. बट अब होगा क्या इस केस सिनेरियो में? अगर मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि फ्यूचर में मेरी सेल्स कैसी रहेगी, तो ये जो पर्टिकुलर बिल होगा 1.5 लाख रुपीज का, ये तो अनएक्सपेक्टेड है. ये जनरली ऐसा होता नहीं है, ऐसा कभी कभार होता है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा. ठीक है, तो दैट इज समथिंग कि हमारे पास आउटलायर्स भी होते हैं, अनएक्सपेक्टेड केसेस भी होते हैं. देयर आर वेरियस थिंग्स. हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा रॉ डेटा होगा उसको कन्वर्ट करते हैं एक यूजेबल डेटा के फॉर्म में. यूजेबल डेटा के फॉर्म में, जिससे हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें और उसके बेसिस पे कुछ बिजनेस में डिसीजंस लिए जाएं और वो डिसीजंस हमारे परफॉर्मेंस को अपग्रेड करें, टुवर्ड्स अप, हमारे परफॉर्मेंस को लेकर जाए, राइट. सो एनालिस्ट, इफ आई टॉक अबाउट एनालिस्ट, इट्स अ जॉब रोल. आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि भाई एनालिस्ट है तो मतलब एक जॉब रोल है जो एनालिसिस और एनालिटिक्स दोनों परफॉर्म करता है. ठीक है, सो लेट्स कमिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स टूल्स, स्किल्स. ठीक है, अब पाथ एक्सप्लोर करना है कि भाई एक अच्छा सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट या अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस एनालिस्ट या डेटा साइंस प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं. उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टूल्स एंड स्किल्स. अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं रिलेटेड टू टूल्स एंड स्किल्स, दैट इज प्लम्बर. अब प्लम्बर के पास एक नॉलेज होती है कि वाटर का फ्लो किस तरीके से रहेगा इन बिल्डिंग. ठीक है, बिल्डिंग में हमारा जो वाटर का फ्लो है वो किस तरीके से रहेगा, ये नॉलेज एक अच्छी प्लम्बर के पास होती है. बट उस फ्लो को मैनेज करने के लिए देयर आर सम कीज वो यूज करते हैं ना, जिससे उसको नट्स को टाइट करते हैं या लूज करते हैं, राइट. तो वो जो की है जिससे वो यूज करके अपने वर्क को डन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टूल्स. और जो नॉलेज है, जो नॉलेज जिसकी वजह से मेरे को ये पता है कि मेरी बिल्डिंग में वाटर का Hello, sir. Someone. You're mute, sir.
Am I audible, guys? Voice आ रही है सबको? Yes. Okay. Yeah, audible too, sir. Okay. अभी वॉइस गया था ना? ये समझ में आ गया कि डेटा एनालिटिक्स क्या है, आउटलायर्स क्या होते हैं, और एनालिटिक्स किसे कहते हैं, एनालिसिस किसे कहते हैं, और एनालिस्ट क्या होता है, और टूल्स क्या होती हैं, और स्किल्स क्या होते हैं. करेक्ट. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स टूल्स. अब हमारे टूल्स क्या क्या होंगे इन डेटा एनालिटिक्स? तो सबसे पहले आता है हमारा एक्सेल. एक्सेल हमें आना चाहिए फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस. अब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कैसा बेसिक एक्सेल होता है या कैसा एडवांस एक्सेल होता है जो हमें आना चाहिए. क्योंकि जब भी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेट होता है, मतलब डेटा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट हाँ उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं एक्सेल में, तो हम कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट जो एक्सेल में करते हैं, रिलेटेड टू बुक कीपिंग, रिलेटेड टू डेटा स्टोरेज, रिलेटेड टू रिपोर्ट्स. हम यहाँ पे ये काम कुछ करेंगे एक्सेल में. सर तो यू वॉइस ब्रेकिंग. अभी वॉइस सही आ रही है क्या? सबको ब्रेक हो रहा है क्या वॉइस? सबके एंड पे ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं, अभी ओके. No, sir. ओके. अगर किसी को ब्रेक हो रहा है ना तो एक बार रीजॉइन कर लो, दोबारा से ऑफ करके रीजॉइन कर लो. यार आपकी वॉइस सही आ रही है हमारी सही आ रही है ना? ठीक. तो एग्जाम्पल के लिए ना हम क्या देखेंगे, अभी एक डेटा सेट देखते हैं. दैट डेटा सेट इज रिलेटेड टू Amazon प्रोडक्ट्स. क्योंकि यहाँ पे कुछ Amazon के प्रोडक्ट्स हैं जो XYZ लिस्टेड हमने किसी Amazon वाले वेबसाइट पे लिस्ट किया है. ठीक है. तो here we have some this price, actual prices. और मुझे ये जानना है एज अ डेटा एनालिस्ट कि ऑन एन एवरेज मेरे प्रोडक्ट, जितने भी मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट किए हैं, उनका एवरेज प्राइस क्या रहता है, ऑन एन एवरेज उनका प्राइस क्या रहता है. ठीक है. तो मैंने जस्ट यहाँ पे एक एवरेज कैलकुलेट करने का ट्राई किया. सर प्लीज स्पीक द इंग्लिश. यस. यू वॉइस ब्रेकिंग. No, sir. Your voice is clear. I think some members have some network issues. So ओके गाइस, अगर किसी का नेटवर्क इशू है, if somebody is having a voice related issue, just rejoin. ठीक है, rejoin कर लो. चलो. ओके. तो अभी हमने एक एवरेज निकाला and we got some error. यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है ना, हम एवरेज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे. So here Spammer. you can understand that something is related to data cleaning. यहाँ पे कुछ डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड है. तो थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे कुछ एरर है कि ए लिखा हुआ है, उसके बाद पावर का साइन है, देन कॉमा है, देन स्मॉल वन है ना. ऐसा कुछ एरर आ रहा है हमारे नंबर्स में. तो अगर मैं इस एरर को फाइंड आउट करूं और इसको रिमूव कर दूं तो मैं अपना काम कर सकता हूं. तो मैंने क्या किया, जस्ट इस एरर को सबसे पहले फाइंड आउट किया कि ये एरर क्या है. ठीक है. और उसके बाद मैंने इस एरर को ही रिप्लेस कर दिया. इस एरर को ही मैंने रिप्लेस कर दिया. यहाँ से देखो, अगर आप इस एरर को रिप्लेस कर दो और इनको नंबर में कन्वर्ट कर दो, तो अब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि 5444 ऐसा अमाउंट है जो हमारा ऑन एन एवरेज रहता है एक प्रोडक्ट का प्राइस. जो Amazon पे जितने भी हमने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं उनका जो एवरेज प्राइस है वो 5444 है. तो ऐसा कुछ टास्क होता है जहां पे हम रॉ डेटा को क्लीन करते हैं और उसके बाद उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजिंग एक्सेल. बट ऐसा तब होता है जब हमारे पास स्मॉल स्केल में होता है डेटा.
एक्सेल का तब यूज करेंगे जब डेटा इज इन अ स्मॉल स्केल, जैसे 1466 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे। और मैं क्लियरली बताऊं तो हम एक्सेल में कितने रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं, 10,48,576 रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस, थोड़ा सा समझते हैं कि हम एक्सेल का यूज क्यों करेंगे और दूसरे डेटा सेट का यूज क्यों करेंगे। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो वो तो 10 लाख नहीं हो सकते ना। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर कंपनी के बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बात करें, तो 10 लाख होना फिगर बहुत रेयर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस जानना है या प्रोडक्ट की यूनिक प्रोडक्ट की डिटेल्स देखनी है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं। यस, उससे रिलेटेड चीजें वहां पे हो सकती है। बट यस, इफ वी हैव डिटेल्स रिलेटेड टू ऑर्डर्स, अगर हमारे पास ऑर्डर्स से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हो, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, और वो 200 रिटेल स्टोर्स हैं, और एक स्टोर पे एक दिन पे 200 बिल्स होते हैं। 200 बिल्स होते हैं एक स्टोर पे एक दिन पे, और हमारे पास 200 स्टोर्स ऐसे हैं। तो टोटल बिल्स जो एक दिन के होंगे, दैट विल क्रॉस 40,000 बिल्स, ठीक है। 40,000 बिल्स हमारे पास एक दिन में होंगे, और अगर मैं 30 डेज यानी कि 1 मंथ का रिकॉर्ड यहाँ पे कैप्चर करूं, तो दैट विल बी 12 लाख रुपीस, 12 लाख रिकॉर्ड्स। तो 10 लाख से तो ज्यादा हो गया ना, 12 लाख हो गए रिकॉर्ड्स। तो अब हम इसको एक मंथ के रिकॉर्ड को भी एक शीट पे मैनेज नहीं कर सकते, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मुझे कुछ बैकग्राउंड कोडिंग के साथ काम करना पड़ेगा और बहुत सी चीजें आगे आ जाएंगी, तो टास्क टिपिकल हो जाता है। उस केस सिनेरियो में हम एक्सेल का यूज नहीं करते हैं। उस केस सिनेरियो में वी विल बी यूजिंग अ थिंग कॉल्ड डेटाबेस। तो अगर आपके पास डेटाबेस की नॉलेज है, तो वो एक स्किल्स में आएगा, वो एक टूल में नहीं आएगा, ठीक है। डेटाबेस एक स्किल है हमारा। डेटाबेस वो जगह होती है जहां पे हम डेटा को स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे और ऑटोमेट करेंगे। तो वेरी सेकंड टास्क एज अ डेटा एनालिस्ट अगर आप बनना चाहते हो, तो आपको डेटाबेस से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। पहले तो एक्सेल से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए, फिर डेटाबेस से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। तो स्टोरेज कैसे एफिशिएंट है इन डेटाबेस, और एग्जांपल देते हैं हम एक्सेल का। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको। लेट सपोज मैंने एक नंबर टाइप किया एक सेल पे, ये नंबर टाइप किया मैंने एक सेल पे एक्सेल के अंदर। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 96 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। एक सेल पे जब मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूं एक्सेल में, तो वो अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं, अप्रोक्स फिगर है, 95 बाइट्स का स्टोरेज लेता है। बाइट्स क्या होता है, 1000 बाइट्स से केबी बनता है, फिर 1000 केबी से एमबी बनेगा, फिर एमबी से जीबी बनेगा, देन टीबी बनेगा, देन स्टोरेज में आगे सो ऑन चीजें बनती है ना। लेकिन इसी चीज को अगर मैं डेटाबेस पे मैनेज करूं, और मेरा कुछ एज वाला कॉलम हो, वहां पे मेरे पास रिस्ट्रिक्शन होगी कि मैं एज 0 से लेके 255 तक एंटर कर सकता हूं। लेकिन मेरा जो स्टोरेज होगा डेटा का, वो एक सेल के लिए 1 से 4 बाइट्स के बीच में आ जाएगा। तो अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जैसे 1 बाइट्स 96 बाइट्स तो हमारा एक्सेल ले रहा था, और अगर 1 बाइट, या मैं कहता हूं चलो ऑन एन एवरेज 2 बाइट्स हमारा डेटाबेस लेता है, तो हम स्टोरेज को कितना रिड्यूस कर सकते हैं। हम डेटा स्टोरेज को रिड्यूस कर सकते हैं बाय 2%। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरा कोई 1 GB का डेटा है, तो मैं उसको 20 MB में लेकर आ सकता हूं। मैं अपने 1 GB के डेटा को अगर मैं डेटाबेस पे अच्छे से मैनेज करूं, तो मैं उसको 20 MB तक लेकर आ सकता हूं, ठीक है। तो हमें डेटा स्टोरेज कम यूज करनी पड़ेगी। तो आपने ना बचपन में कभी ना कभी कुछ गेम्स वगैरह या ऐसा कुछ ट्राई किया होगा, या हम प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशन भी देखते हैं ना, और कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है मोबाइल्स के अंदर, कि वो हैंग होते हैं।
कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है मोबाइल्स के अंदर कि वो हैंग होते हैं। अब एक मोबाइल के हैंग होने के चांसेस क्या होते हैं कि उनमें डेटा का स्टोरेज बढ़ जाता है ना। जब कहते हैं ना वो हार्ड डिस्क पूरा फिल हो गया या डेटा की मोबाइल का स्टोरेज अगर हम पूरा फिल कर दे तो वो हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम हमारे साथ भी होता है एज अ डेटा एनालिस्ट। अगर स्टोरेज आप ज्यादा यूज करोगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा अपने काम को करने के लिए और ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर, मतलब अच्छा कंप्यूटर चाहिए हो, ठीक है। तो स्टोरेज को मैनेज करा जा सकता है कुछ 2% तक अगर हम डेटाबेस पे काम करें। जिससे हम क्या करते हैं, आईटी में एक चीज बोली जाती है, ये डीएसए का पार्ट है, अगर कोई आईटी से है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन कोरिलेट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जितना हम स्पेस बढ़ाते जाते हैं, जितनी हम स्टोरेज बढ़ाते जाते हैं, उतना टाइम ज्यादा लगता है। दैट्स कॉल्ड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम स्टोरेज को अच्छे से मैनेज करें तो हमारे बहुत बड़े बड़े टास्क बहुत कम टाइम पीरियड में कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये तो कुछ एग्जांपल था डेटाबेस से रिलेटेड, बट आपको दिखा देते हैं लाइव कैसा होता है। एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूं, अब ये टूल की बारी आ गई। इसके लिए जो टूल्स होते हैं ना, वी हैव MySQL वर्कबेंच, या फिर हम बात करें पीजी एडमिन की। ये सब टूल्स हैं डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। डेटाबेस से काम करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं विच इज कॉल्ड पीजी एडमिन, MySQL वर्कबेंच। तो एक सॉफ्टवेयर आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर ही टूल है, दैट इज MySQL वर्कबेंच। तो यहाँ पे अनकोड मी, ठीक है, अनकोड मी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे मैंने ओपन किया उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहां आप देख रहे हो जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे नाम लिखे हुए और एक सिलेंड्रिकल स्पेस बना हुआ है ना, आइकन बना हुआ है सिलेंड्रिकल, तो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। ये हमारा डेटाबेस होता है। अगर मैं देखूं एक डेटाबेस है मेरा क्लासिक मॉडल्स, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो देयर आर सम टेबल्स, कुछ कस्टमर है, एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसेज हैं, ऑर्डर डिटेल्स हैं, पेमेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सो ऑन। बहुत सारी हमारे पास कुछ ना कुछ टेबल्स हैं, ठीक है। अब इस टेबल्स में अगर मैं एम्प्लॉय वाली टेबल पे जाऊं और यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूं, सेलेक्ट का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे डेटा को देखना चाहता हूँ, डेटाबेस में अपने डेटा को देखना चाहता हूँ। स्टार मतलब मैं सारे कॉलम्स को देखना चाहता हूँ। फ्रॉम मतलब कौन सी टेबल से देखना चाहता हूँ। तो मैंने इसको बोला कि मैं एम्प्लॉइज वाली टेबल जो है मेरी, उससे मैं डेटा को देखना चाहता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर मैंने इसको रन किया, मतलब मैंने कहा कि भाई ये जो कमांड है ये SQL को पास कर दो, डेटाबेस को पास कर दो। तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड SQL which is also a skill, structure query language। अब इस लैंग्वेज को आप मल्टीपल टूल्स पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो वर्कबेंच है, चाहे वो पीजी एडमिन है, या माइक्रोसॉफ्ट SQL, या फिर आपके बहुत सारे SQL सर्वर हो गया, ओरेकल हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है। सब में ये लैंग्वेज चलती है। जैसे हिंदी और इंग्लिश के थ्रू मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। सम पीपल आर सेइंग कि भाई इंग्लिश में बात करो, सम पीपल आर सेइंग कि सर हिंदी में बात करो, राइट। तो आप लोगों को जो लैंग्वेज आती है आप उस हिसाब से मुझसे बात कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना हिंदी और इंग्लिश के थ्रू, तो ऐसे ही हमें डेटाबेस से जब भी कम्युनिकेट करना होता है कि कोई टेबल बनाओ, उस टेबल के अंदर कोई डेटा एंटर करो, या किसी तरीके का डेटा मेरे को निकाल के दो, मुझे ये बताओ कि किस किस डिपार्टमेंट से कितने कितने % ऑफ लोग छोड़ के जा रहे हैं, या मुझे ये बताओ कि कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, या सो ऑन चीजें जो मैं पूछना चाहता हूं अपने डेटाबेस से, वो मैं इस लैंग्वेज के थ्रू पूछ सकता हूं। तो ये SQL एक लैंग्वेज है जिसको हम लिखते हैं और जिसके बेसिस पे हमें डेटा शो भी होता है, और डेटा में हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, और डेटा क्रिएट भी कर सकते हैं, और डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं।
और जनरली डेटा हमारा जो डेटाबेस में आता है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ डेटा एंटर करना पड़ेगा. देयर इज अ सिनेरियो. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम कभी भी डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं ना, तो देयर इज वन सिनेरियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड डेटा पाइपलाइन. ये समझना कि हमारे सोर्स से डेटा कहाँ कहाँ ट्रैवल, कहाँ से डेटा हमारे पास आता है, कहाँ हम शो करते हैं, ये सब चीजें समझना डेटा पाइपलाइन का पार्ट हो जाता है. तो सबसे पहले देखो, हम लोगों ने वेबसाइट देखी होगी, कभी ना कभी कोई ना कोई वेबसाइट देखी होगी, कभी ना कभी कोई ना कोई गूगल प्ले एप्लीकेशन देखा होगा, कोई ना कोई गूगल प्ले का, या सो ऑन चीजें जहां पे हम डेटा को एंटर करते हैं. कोई ERP सॉफ्टवेयर हो गया, कोई CRM सॉफ्टवेयर हो गया, या कोई भी सॉफ्टवेयर जहां पे हम डेटा को एंटर कर रहे हैं. तो वहां से हम जो डेटा लेकर आते हैं, वी टेक आवर डेटा इन आवर डेटाबेस. एक जगह होती है जैसे हम बोलते हैं डेटाबेस, जो अभी हम देख रहे थे. तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से जो डेटा स्टोर होता है वो आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा. और डेटाबेस से जो डेटा है उसको हम किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे स्टोर कर सकते हैं, किसी अदर सॉफ्टवेयर पे, जहां पे हम चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, जहां पे हम चार्ट्स, ग्राफ्स, चाहे वो अगर एग्जांपल दूं तो आपको एक्सेल भी हो सकता है वो. तो डेटाबेस में तो सारा डेटा आएगा, उससे जो जरूरत का डेटा है, थोड़ा डेटा जिस पे मेरे को काम करना है, जिसके लिए मुझे एक्सेल का यूज करना है, तो मैं उसको एक्सेल पे भी लेकर आ सकता हूँ. ठीक है. तो जब हम डेटा लेकर आते हैं ना वेबसाइट से या किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो वहां पे हम एक चीज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा सिंक्रोनाइजेशन. हर वेबसाइट का अपना एक छोटा सा स्पेस होता है, जैसे 100 MB का स्पेस हो गया या 50 MB का स्पेस हो गया. उस स्पेस पे इमीडिएटली डेटा स्टोर हो जाता है. ठीक है, उस स्पेस पे इमीडिएटली डेटा स्टोर हो जाता है, और उस स्पेस से डेटा हम लेकर आते हैं अपने डेटाबेस पे. कभी भी हमें डेटा लेकर आना होता है, तो ऐसा हम क्या शेड्यूल कर सकते हैं कि हर 3 सेकंड में हमें डेटा लाके दो, या हर 5 सेकंड में हमें डेटा लाके दो, जब जब नए यूजर्स की एंट्री हो रही है. जैसे अमेजोन पे किसी कस्टमर ने अगर ऑर्डर किया प्रोडक्ट, तो वो उस प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है, या उस ऑर्डर की जो डिटेल्स है, वो कहाँ पे जाएगी? अमेजोन के पास जाएगी. कैसे जाएगी? डेटाबेस में जाएगी. पहले कहाँ स्टोर होगी? वेबसाइट के छोटे से स्पेस पे. फिर उसके बाद कहाँ जाएगी? डेटाबेस के पास चली जाएगी. ठीक है. तो लास्ट में जिस जगह पे हम डेटा दिखा रहे होते हैं ना, उस जगह को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन. तो अब प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं. थोड़ा सा हमने देखा कि डेटाबेस से रिलेटेड हमें चीजें पता होनी चाहिए, हमें एक्सेल से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए. साथ ही हमें 2 सॉफ्टवेयर हैं, वन इज कॉल्ड पावर BI एंड वन इज कॉल्ड टैब्ल्यू. अगर मैं इन दोनों सॉफ्टवेयर्स की बात करूं, तो इन दोनों ही सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस. कि हमें चार्ट्स बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं, उसमें डेटा को देखना है, उस पर्पस के लिए हम इसको यूज करेंगे. तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक सॉफ्टवेयर का ग्लिम्स दिखाऊं, तो दिस इज दैट सॉफ्टवेयर, पावर BI. ये पावर BI सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया. जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बनाया है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने पावर BI भी बनाया है. तो लेट्स सपोज आपके पास कुछ क्रेडिट कार्ड यूजर्स का डेटा है. क्रेडिट कार्ड यूजर्स का डेटा कैसा है कि कुछ क्रेडिट कार्ड यूजर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं. यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स के साथ क्या है कि उन क्रेडिट कार्ड में कैसी कैटेगरी के लिए कस्टमर ने एनरोल किया. जैसे ब्लू कैटेगरी, गोल्ड, हम सुनते हैं ना क्रेडिट कार्ड की अलग अलग कैटेगरीज होती है. फिर जब भी हम क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ एनुअल फीस देते हैं. और एक्टिवेशन 30 डेज का मतलब हो गया कि अगर मेरे यूजर ने लास्ट मंथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करी और उसका ब्लैंक स्टेटमेंट जनरेट हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो एक्टिव नहीं है मेरा लास्ट मंथ से. तो वहां पे 0 आ जाएगा. अगर वो एक्टिव होता तो यहाँ पे 1 आ जाता है. तो दीज आर वो दोज डिटेल्स
जहां पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हुई है तो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन का अमाउंट भी होगा, तो कितनी रुपए की ट्रांजैक्शन मेरे क्रेडिट कार्ड से हुई है, तो वो सारी चीजें। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने कुछ चार्ट्स बना रखे हैं जिसकी बेसिस पे हम आरओआई को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आरओआई कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जब भी हम बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कितना अमाउंट एज अ रिटर्न मिलता है, चाहे हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें चाहे हम नेट प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, तो कितना रिटर्न मिल रहा है हमें, रेवेन्यू। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे ट्रैवल पे क्लिक करता हूं तो ये आरओआई जो है वो 9 पे आ गया ना, और अगर मैं फूड पे क्लिक करता हूं तो ये आरओआई जो है वो 11 पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब जब मैं फूड से रिलेटेड, मेरा क्रेडिट कार्ड यूजर फूड से रिलेटेड पेमेंट करते हैं, मतलब रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं वहां पे मेरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, या किसी कैफे पे जा रहे हैं वहां पे मेरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, तो मुझे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मेरे को ज्यादा रिटर्न्स मिल रही हैं, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, राइट, ज्यादा मेरे को प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो आपने सम ऑफ द सिनेरियो देखा होगा इन लाइव इन्वायरमेंट कि कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं जो कि स्पेशली बनाए जाते हैं कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे मिंत्रा हो गया या अमेजोन हो गया उस पे आप ऑर्डर कर सको। कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं जैसे जोमेटो स्विगी के लिए बनाए जाते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं जिन पे मेक माई ट्रिप के आपके अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, है ना। तो वहां पे क्या होता है, वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज एनालाइज करती है और पता करती है कि भाई किस जगह हमें सबसे ज्यादा आरओआई मिल रहा है, तो वहां पे हम अच्छे प्रमोशंस चला के वहां पे क्रेडिट कार्ड यूजर्स को इंक्रीज करें, और जो हमारे क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं अभी ऑलरेडी जो वहां पे पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करें। इन्फ्लुएंस करे मतलब उनको प्रोवोक करे कि वो वहां पे जाके भी पेमेंट करे, उनको अच्छे ऑफर्स दें या कुछ करे XYZ। तो इसमें दोनों का बेनिफिट होता है, एक तो वो कंपनी भी जिनको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मिल रही है और उनका प्रोडक्ट जा रहा है, दूसरा बेनिफिट क्रेडिट कार्ड कंपनी को भी होता है कि उसका उस जगह पे ROI अच्छा आता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू पावर BI। अगर मैं ये चार्ट्स नहीं बनाता ना तो मेरे को इतने अच्छे से पता नहीं चलता ये सब चीजें। मैं विद इन अ क्लिक अपने चीजों को देख पा रहा हूँ ना। एंड दिस इज कॉल्ड डैशबोर्ड, जो हमने बनाया हुआ है ना डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर KPI होता है। KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मतलब वो वैल्यू जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि हम परफॉर्मेंस में अप जा रहे हैं या डाउन जा रहे हैं, वो इंडिकेट करती है। और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ चार्ट्स बने हुए हैं किसी जगह से, और ये देखो अगर मैं किसी चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी सारी वैल्यूज आपस में चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या, ये इंटरैक्टिव है, ये डैशबोर्ड जो है वो इंटरैक्टिव है। ठीक है, ये पावर BI सॉफ्टवेयर है और एक ये टैब्लू सॉफ्टवेयर है, इसमें भी हम सेम ही तरीके के टास्क कर सकते हैं। बट कुछ कंपनीज हमारी पावर BI को यूज कर रही है और कुछ कंपनीज हमारे टैब्लू को यूज कर रही है। दैट इज द रीजन दैट यू हैव टू get information about both the software. You have to be trained on both the software so that you can applicable for more companies, और आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है और ज्यादा बढ़े, और आप ज्यादा कॉल्स आए आपके पास, और जल्दी से जल्दी आप जॉब ग्रैब करो और एक अच्छी जॉब ग्रैब करो। तो आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर्स पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि वी शुड लर्न एक्सेल, SQL, पावर BI, टैब्लू, डेटाबेस से रिलेटेड या ऐसी कुछ नॉलेज जहां पे हम डेटा क्लीनिंग कर सकें या हम डेटा को विजुअलाइज कर सकें अच्छे से। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा एनालिस्ट। एंड वन मोर थिंग इज कॉल्ड पाइथन। अगर मैं पाइथन की बात करूं तो जब भी डेटा बहुत लार्ज स्केल पे होता है और उसको डीप स्टैटिस्टिक्स के साथ काम करना पड़ता है, तो देयर वाज अ पर्सन जिसने BSc मैथमेटिक्स कर रखा है, तो स्टैटिस्टिक्स उनको बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, OLS जिसे हम कहते हैं, या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें। अब ये होता क्या है, जैसे इसमें हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस
ऑफ सैंपल्स हाउ आर पॉपुलेशन विल एक्ट, ये फाइंड आउट करते हैं. On the basis of samples, how our population will act. For an example, let's suppose 2025 में कुछ दिल्ली से 5000, दिल्ली आईटी से 5000 स्टूडेंट पास आउट हुए. ठीक है, 5000 स्टूडेंट पास आउट हुए और उनका कुछ सीजीपीए का स्कोर होगा. सीजीपीए का स्कोर कैसा रहता है? 1 से 10 के बीच में. ठीक है, तो मैं कहता हूँ ऑन एन एवरेज जो सीजीपीए का स्कोर है उनका वो 8.5 आ जाता है. 8.5 आता है ऑन एन एवरेज. और मेरे पास 5000 नहीं, मेरे पास 500 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं. मेरे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो 500 स्टूडेंट्स के हैं. और वो 500 स्टूडेंट्स क्या बन जाएंगे इस केस सिनेरियो में? हमारे सैंपल बन जाएंगे. और मैं जो अपनी स्टेटमेंट देना चाहता हूं वो देना चाहता हूं 5000 स्टूडेंट्स के लिए जिनका डेटा मेरे पास नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू माय सैंपल्स, जो मेरे 5000 स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से मेरा सीजीपीए का जो एवरेज स्कोर है वो 5 से 8 के बीच में रहेगा या नहीं रहेगा. ऐसी स्टेटमेंट हम बता सकते हैं बाय यूजिंग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, या हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें तो उसमें हम ये चीज फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कुछ ही डेटा होता है, हमारे पास सारा डेटा नहीं होता है. और हम कुछ डेटा के बेसिस पे ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि सारा डेटा कैसा एक्ट करेगा. जैसे इलेक्शन के टाइम पीरियड में भी होता है, हम सैंपल वोटिंग कराते हैं और उसके बेसिस पे ये बता रहे होते हैं कि वेदर द बीजेपी विल विन और आम आदमी पार्टी विल विन और कांग्रेस विल विन. और यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं हम बात. जब भी कोई बात बोलते हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे. जैसे आप 95% श्योर हो अगर कोई चीज होने के, इसका मतलब क्या है कि 100 बारी जब फ्यूचर में वो चीज हैपन होगी तो उसमें से 95 टाइम्स वही होगा जो आप बोल रहे हो. आप इतना श्योर हो स्टैटिस्टिकली, मैथमेटिकली इतना आप श्योर हो उस चीज के लिए. तो वो चीजें भी हम करते हैं बाय यूजिंग पाइथन. तो एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको ना. अब हम कहते हैं भाई पाइथन सुन के थोड़ा सा हार्ड लगता है कि बहुत हार्ड लैंग्वेज होगी, कुछ ना कुछ डीप होगा, कोई आईटी से रिलेटेड कोडिंग होगी, ऐसा कुछ होगा. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. पाइथन सीखना बहुत इजी है, बहुत आसान है अगर हम पाइथन को सीखना चाहते हैं तो. देखो जैसे इंग्लिश में क्या होता है, एक क्लासमेट की नोटबुक होती है, उसके अंदर हम इंग्लिश लिख रहे होते हैं ना. इंग्लिश में क्लासमेट की नोटबुक होती है, उसमें हम इंग्लिश लिख रहे होते हैं. वैसी एक कंपनी है जुपाइटर, जो पाइथन लिखने के लिए नोटबुक्स बनाती है. पाइथन को लिखने के लिए नोटबुक्स बनाती है जिसके अंदर हम पाइथन लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने पाइथन से बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है पांडास, उसको बुला दो, वो मेरे कुछ काम करके देगा, मेरे को कुछ काम करने में हेल्प करेगा. तो पांडास से मैंने बोला कि एक डेटा फ्रेम क्रिएट करो. डेटा फ्रेम हम किसे कहते हैं? जैसे हम एक्सेल में रो और कॉलम में डेटा देखते हैं ना, वैसे ही हम पाइथन में भी रो और कॉलम के अंदर डेटा देख सकते हैं और वो डेटाबेस में देख सकते मतलब पाइथन के अंदर देख सकते हैं और वो डेटा फ्रेम में देख सकते हैं. तो लेट्स सपोज डेटा फ्रेम में मैंने कॉलम का नाम दिया और कॉलम का नाम मैंने मंथ दिया है यहाँ पे, और कुछ मंथ का डेटा होगा हमारे पास. मैं कहता हूँ कुछ मंथ का डेटा है हमारे पास, दैट इज जनवरी का डेटा है हमारे पास, फरवरी का डेटा है हमारे पास, मार्च का डेटा है हमारे पास, और अप्रैल का डेटा हमारे पास है, मई का डेटा हमारे पास है, जून का डेटा हमारे पास है और जुलाई का डेटा हमारे पास है. ठीक है, और उन मंथ्स की कुछ ना कुछ सेल्स है हमारे पास. मैं कहता हूँ जनवरी के महीने में XYZ दिस सेल हुई, फरवरी इतना हुआ, मार्च इतना हुआ, अप्रैल इतना हुआ, मई इतना हुआ, जून इतना हुआ और जुलाई इतना हुआ. तो क्या हो रहा है देखो, आपको डेटा दिखाई दे रहा है ना. ऐसा ही डेटा दिखाई देता है आपको पाइथन पे, लगभग ऐसा ही डेटा आपको पाइथन पे भी दिखाई देता है. बट पाइथन का यूज कब करते हैं? जब हमें प्योर स्टैटिस्टिक्स करना है, मतलब एक बहुत डीप मैथमेटिक्स के साथ काम करना है.
तब हम पाइथन का यूज करेंगे। या डेटा को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है, उसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से कॉलम हमारे यूजफुल है, ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं, कि जो चीज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उस पर ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं या कम इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो उस टाइम पीरियड में हमें पाइथन आना एज अ डेटा एनालिस्ट बहुत जरूरी है। और यही एक मेजर इंपैक्ट भी होता है, मेजर डिफरेंस भी होता है एक बिजनेस एनालिस्ट और एक डेटा एनालिस्ट के बीच में। क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट कुछ अलग तरीके का काम करेगा, जब मैं अभी बिजनेस एनालिस्ट के बारे में बताऊंगा तो वो भी चीज आपको पूरी अच्छे से क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इसमें से अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि ऑन एन एवरेज मेरा सेल्स कितना रहता है एक साल के अंदर, सॉरी एक मंथ में ऑन एन एवरेज मेरा सेल्स कितना रहता है, तो दैट इज 28,391। और अगर मैं देखूं कि मेरे एक महीने का मैक्सिमम सेल्स कितना गया है, तो वो भी मुझे पता चल रहा है कि 67,875। देखो 67,875 से ज्यादा आपको कोई भी सेल्स यहाँ पे नहीं मिलेगा एक मंथ के अंदर। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस अगर मैंने ऐसे बोला, जस्ट डॉट प्लॉट इसके आगे लिख दिया, डॉट प्लॉट लिखते के साथ ही देखो एक लाइन चार्ट बन के आ गया ना इधर, जहां हमें दिखाई दे रहा है कि सेल्स कैसे कैसे अप और कैसे कैसे डाउन जा रही है। तो पाइथन इज वेरी इजी, बहुत आसान है ये चीज करना। मतलब आप लोग खुद देख सकते हो, आप लोगों ने अभी जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए ज्वाइन किया है और आप यहाँ पे मंथ भी देख पा रहे हो कि कैसे कैसे हमने मंथ और डेटा लिखा हुआ है। आप ये भी देख पा रहे हो कैसे कैसे सेल्स के फिगर्स लिखे हुए। क्योंकि पाइथन को क्यों बनाया गया, देखो अगर मैं चीजों को डिफिकल्ट करते जाऊं तो मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम हो जाएगा ना। मैं आज की डेट में अगर चीजों को और ज्यादा डिफिकल्ट करते जाऊं तो लोग काम करने के लिए मेरे पास कम मिलेंगे। बट आईटी में ऐसा नहीं है, अब एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है। दैट रेवोल्यूशन इज कि हम चीजों को आसान बना रहे हैं, जिससे हर कोई, हर एक डिपार्टमेंट के लोग, जैसे कि आप लोग हो, अगर आप किसी डेटा आईटी सपोर्ट पे भी ना हो कि किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो, या यूज एज अ एचआर डिपार्टमेंट से हो, या आप किसी सेल्स डिपार्टमेंट से हो, या आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, अदर डिपार्टमेंट से हो, तब भी आप अपना करियर आईटी में स्विच कर सको। क्योंकि अच्छे लोग तभी मिल सकते हैं जब हम अपना स्कोप बढ़ा दे, जब हम चीजों को आसान बना दे। जब सेम ही टास्क मुझे करना पड़ता है और मैं उन चीजों को और हार्ड बना दूं तो मेरे काम करने के लिए लोग भी बहुत कम हो जाएंगे ना। तो वही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्री के लिए। तो दैट इज समथिंग कि पाइथन को लाया गया, और पाइथन में बहुत सी चीजें पहले से ही डिफाइन है, तो आपको बहुत ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती एज अ डेटा एनालिस्ट। आप छोटे छोटे कोड्स लिख के ही बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकते हो। मतलब 3 लाइन का कोड लिख के पूरा प्रिडिक्शन भी कर सकते हो, और वो 3 लाइन का कोड आपको समझना भी बहुत आसान होगा और उसको यूज करना भी बहुत आसान होगा। एवरीथिंग विल बी इन अ इजी मैनर, बहुत इजी तरीके से हम चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन भी रहेगा इधर। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा एनालिटिक्स। अगर हम बात करें तो जिसको इंटरेस्ट है डेटा एनालिटिक्स में, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है, अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो यू विल बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट। अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हो। अब देखो इसमें क्या है, इसी से रिलेटेड हम लोग आपसे सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट होता है, लाइव प्रोजेक्ट, जिसके बेसिस पे आप एक रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ काम करते हो। ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री में जाओगे तभी आप पहली बार उस चीज पे काम कर रहे होगे, आप उससे पहले भी बहुत बार यहाँ पे काम कर चुके होगे। जिससे क्या होगा, जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे अपनी जॉब के अंदर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट के बाद क्या होता है, एक अजाइल एक्टिविटी होती है, जो इसका अभी वो शुरुआत में ग्लिम्स दिखा रहे थे ना, जब किसी का डाउट था कि भाई ये लाइव सेशन रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। तो अजाइल एक्टिविटी समथिंग कि हम लोग आपको एक पूरा प्रॉपर जॉब इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं। उस जॉब इन्वायरमेंट के अंदर आप अपने आप को एनरोल करते हो और एज अ एम्प्लॉय काम करते हो, एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ बिजनेस एनालिस्ट, एज अ डेटा साइंस प्रोफेशनल काम करते हो, और आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, उन टास्क को आपको कंप्लीट करना होता है।
ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास होता है मॉक इंटरव्यू होता है, और मॉक इंटरव्यू 2 पार्ट में होता है। एक तो आपका वर्बल होगा जहां मैं क्वेश्चन आंसर्स करूंगा, एक आपका टेक्निकल जहां पे मैं आपसे चीजें करवा के दिखाऊंगा कि आपको चीजें आई है कि नहीं आई है। ठीक है, ये स्वाति आपका कुछ डाउट है? गाइज आप सीधा अनम्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, जस्ट फ्री टू आस्क एनीथिंग, तभी सर इसको एक्चुअली किया गया राइट्स। मुझे पूछना था कि मैंने मल्टीपल लोगों के मतलब ऐसे पूछा है डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो वो कह रहे हैं उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया, 150 कंपनीज में, पर उनको कॉल्स ही नहीं आ रहे हैं। और है ना, मतलब बहुत ही क्लटर्ड मार्केट हो गया, जॉब मार्केट डाउन है, ऐसे मेरे को बताया किसी ने। वो उन लोगों के लिए है जिनके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, क्योंकि देखो आपने बहुत जगह ये भी देखा होगा कि सिर्फ पावर बीआई कर लो और डेटा एनालिस्ट बन जाओ, सुना है ना? पावर बीआई कर लो डेटा एनालिस्ट बन जाओ, या एक्सेल कर लो डेटा एनालिस्ट बन जाओ। इज इट पॉसिबल? नो। कि अगर मैं सिर्फ पावर बीआई सीखूं और डेटा एनालिस्ट बन जाऊं, तो आपको एक बार को अगर आपने चीजें मेंशन करी है तो कॉल तो आ जाएगा, लेकिन एचआर भी यहाँ पे कुछ चीजें लेके बैठा है ना। आपको पता है आईटी के जो एचआर होते हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं? वो सेल्स वाले एचआर क्यों नहीं होते? वो डिफरेंट क्यों होते? क्योंकि उनको आईटी की नॉलेज होती है थोड़ी बहुत, उनको ऊपर ऊपर से सारी नॉलेज होती है कि किस पर्टिकुलर पर्सन का क्या काम है और वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, बट फिर भी लोगों ने skill set, मेंशन किया है उनका हाँ, स्किल सेट सारा बिल्कुल सही है, एक्सेल पाइथन एवरीथिंग उनको पता है सब कुछ, फिर भी उनके कॉल्स ही नहीं आ रहे। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे भी बनाया उन्होंने, बट नहीं उनके नहीं, पास ऐसा कॉल अगर ही नहीं कोई है। है ना, ऐसा एक कोई है ना, तो आप मुझसे मिलवाओ, मैं उसको बताता हूँ कैसे क्या चीज कमी है या क्या चीज उसमें रिज्यूमे में करने की जरूरत है, जिससे वो अपना अच्छी कॉल्स ले सकता है। क्योंकि मैं आपको क्लियरली बताऊं ना, मेरा अगर कोई 1 साल पुराना बैच उठा के देखोगे तो उसमें कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो प्लेस नहीं हुआ, सबकी ओके प्लेसमेंट हुई है। बट इनिशियली पैकेज थोड़ा कम रहता है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो या 1 साल के एक्सपीरियंस दिखा रहे हो या यहाँ से जो इंटर्नशिप आपको मिल रही है वो दिखा रहे हो, तो आपको पैकेज थोड़ा कम मिलेगा। बट द थिंग इज कि चीजें बहुत हाई मिल जाएंगी जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्योंकि एज पर इंडस्ट्री मिलता है फिर। और सर, उनके एक्चुअली लिए मैंने क्या यूट्यूब के कमेंट्स पढ़े हैं मोस्टली, तो उनमें मोस्टली लोगों ने ये बात कही है कि है ना वो अनएम्प्लॉयड है, उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया, देन भी उनको कुछ नहीं हो रहा, तो और है ना अनएम्प्लॉयड बैठे हैं सारे, तो ये थोड़ा सा ऐसे ये स्कैरी लगता है। दिस इज समथिंग कि आप हर एक जगह देखोगे, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपको ये कमेंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर दोनों होते हैं। बट द थिंग इज कि अगर आप किसी चीज को अच्छे से कर रहे हो, और ऐसा कभी नहीं है कि पास्ट के सिनेरियो में बोलूं कि किसी ने अपने आप को प्रिपेयर किया और उसकी जॉब नहीं लगी, सबकी जॉब लगती है, और बस कमी होती है स्किल्स की। देखो सिंपल सी बात है, आप जो काम, मैं आपको क्लियरली बताऊं, आज की डेट में डेटा कितना इंक्रीज कर रहा है ना? अब जब डेटा इंक्रीज कर रहा है और चीजें बढ़ रही हैं और लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप एक चीज से तो डिनाई नहीं कर सकते कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और सारा डेटा हो गया है। अगर आप अपने व्हाट्सएप को भी उठा के देखोगे ना, तो उसके अंदर भी मेटा डेटा आ चुका है, आगे है ना वो यही एप्लीकेशन, आप उससे कुछ भी पूछो मेटा करके, वो यस आंसर करेगा आपको। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पूरी दुनिया कह रही है कि अब आने वाला जमाना एआई का है, और एआई का बेस क्या है? डेटा, और उसको एनालाइज करने के लिए कौन चाहिए? डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो चीजें तो इंक्रीज हो रही है। इवन रिसेशन के टाइम पीरियड में भी, जब आईटी में सारी जॉब्स के अंदर पूरा पूरा रिसेशन चल रहा है, तब उस टाइम पीरियड में भी डेटा एनालिस्ट की जॉब या बिजनेस एनालिस्ट की जॉब या डेटा साइंस की जॉब ऐसी है जिसमें बहुत अच्छे से चीजों को इम्प्रूव किया जा रहा है, even in terms of salary also, in terms of working culture also, in terms of skills और in terms of career growth, ये चीज बहुत अच्छा है।
अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में ना जैसे ही ये थोड़ा बहुत भी सेटल होगा ना, ये वॉर ये जो चल रही है ये कम होंगी, जैसी मार्केट अप करेगी वैसे ही इस चीज में इतना बूम आ जाएगा कि सारी दुनिया इसी में घुसेगी। तो दिस इज द, अभी तक तो मैं आपको बताऊं तो बहुत चीजें अच्छी होने वाली हैं। आने वाले 3 साल के अंदर ही आप देखोगे बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा पूरे एनवायरमेंट में, पूरे आईटी सेक्टर में पूरा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर ऑल्सो। Excuse me, sir. यस। I'm Kishan Sani and pursuing BCA third year student, and I also prepare in data analytics. But sir, मुझे कैसे प्रिपेयर करना है कि आफ्टर 6 मंथ, एंड मैं लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ कि मैं 6 मंथ में इंटर्नशिप या जॉब अक्वायर कर पाऊँ? आप कर सकते हो अपने आप को। देखो सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको पाथ बताया, एक तो ये पाथ को फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट करना है आपने जो बिल्कुल लाइव हो, जो यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट को, उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को जब भी आप करते हो और करने के बाद उसी से रिलेटेड चीजें अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन करते हो, तो जो आपके पास कॉल्स आएंगी वो भी उन्हीं कंपनीज की आएंगी जिनको वैसी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले पर्टिकुलर पर्सन की रिक्वायरमेंट है। और फिर उसके बाद आप जब अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से डिफाइन कर पाते हो तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है और फिर आपको जॉब मिल जाती है। दिस इज द ओनली वे और इजीएस्ट वे जहां आप अपने अच्छे करियर की शुरुआत कर सकते हो। तो सर 6 मंथ में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 3.5 महीने का आपका पूरा टोटल करिकुलम, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, हर दिन आप कुछ नया सीखते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, फिर सीखते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो। 3.5 मंथ्स में आपका डेटा एनालिटिक्स का करिकुलम कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद 1 महीना आपको कोर चाहिए होता है, जहां पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से चीजों को रिवाइज करोगे, अपने आप को ट्रेन कर लोगे प्रॉपर तरीके से। फिर 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है जहां हम ये काम करते हैं कि आपका सबसे पहले प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट के बाद अजाइल एक्टिविटी करी, अजाइल एक्टिविटी के बाद मॉक इंटरव्यूज करे, मॉक इंटरव्यूज के बाद आपको अनकोड मी के जो प्रोफेशनल मतलब लाइव इंटरव्यू होता है उसके अंदर बिठाया जाता है प्रॉपर तरीके से, जहां पे आप कंपनी के लिए ही इंटरव्यू दोगे, ठीक है। उसके बाद 1 महीने का टाइम पीरियड होता है जब आपका रिज्यूमे बूस्ट करता है, और रिज्यूमे बूस्ट करता है, आपके पास कॉल्स आती हैं, आप अपने इंटरव्यू को शेड्यूल करते हो और आप जॉब प्लेस्ड होते हो। क्योंकि किसी भी कंपनी में आप अगर आज सेलेक्ट होते हो तो ऐसा नहीं है कि कल से आपको बोलेंगे कि आ जाओ। जी 15 to 30 डेज का टाइम पीरियड होता है जब आपको ग्रेस टाइम पीरियड दिया जाता है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हो, वहां पे कंपनी में जाते हो, वहां पे फॉर्म्स वगैरह होते हैं, उनको साइन करते हो, आपका एक पीएफ अकाउंट बनता है एंड सो ऑन, डिटेल्स वहां पे होती है, ठीक है। तो वो 15 डेज का टाइम पीरियड लेके चलते हैं, 15 डेज to 1 मंथ, और फिर उसके बाद आप एक जॉब में काम करना स्टार्ट करते हो। तो सर आपका क्लासेस कब से, मतलब टाइम पीरियड उसका क्या? वीकडेज में होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और वीकेंड पे संडे और सैटरडे और संडे होता है। अगर मैं वीकडेज की बात करूं तो वीकडेज में 1 घंटे का क्लास होता है, ठीक है, और वीकेंड पे 2 घंटे का क्लास होता है। अच्छा। और फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। प्रैक्टिस मतलब आप आए हो अगर ऑफलाइन तो ऑफलाइन बैठ जाओ, सबसे वेल एंड गुड है, बिकॉज आपको एक ग्रुप मिल जाता है, उस ग्रुप में आप बैठ के अपना काम कर रहे हो, वहां पे अपने कलीग से सारी चीजें डिस्कस कर रहे हो, आपके पास सामने सामने ट्रेनर अवेलेबल होता है, उससे कॉल करके या उसके कैबिन में जाके आप बात कर सकते हो ट्रेनर से, ठीक है। दूसरी चीज क्या, अगर आप ऑनलाइन हो तो आपने अपना प्रॉपर लैपटॉप ओपन किया, कहीं पे भी बैठ के, चाहे आप घर पे बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, आपने अपना प्रोजेक्ट करना या अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली, हमारे पास एक्सेस है व्हाट्सएप का, या आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, किसी भी ट्रेनर को कॉल भी कर सकते हो, या आप उसको दे सकते हो मैसेज करके स्क्रीनशॉट लेके कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही, और इमीडिएट रिप्लाई आता। ऐसा नहीं आपको फिर वो 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो रिप्लाई आएगा और फिर उसके बाद आप सॉल्व करोगे प्रॉब्लम। तो सर ये बिगिनर के लिए भी डिजाइन किया गया है कोर्स, बेसिक से लेके एडवांस तक, क्योंकि कोई भी चीज अगर स्टार्ट की जाएगी तो विद इंट्रोडक्शन स्टार्ट की जाएगी।
इंट्रोडक्शन के बाद छोटी छोटी चीजें, बेसिक बेसिक चीजें आपको करके दिखाई जाएगी और आप साथ में करोगे, और फिर उसके बाद लेवल हम अप करते जाते हैं। और लास्ट लेवल इज कि हम जब भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को कंप्लीट करते हैं तो उसमें एक मिनी प्रोजेक्ट होता है जो सिर्फ उस मॉड्यूल से रिलेटेड ही होगा। अगर मैं एक्सेल कर रहा हूँ तो एक्सेल से रिलेटेड ही होगा, पावर बीआई कर रहा हूँ तो पावर बीआई से रिलेटेड ही होगा, अगर मैं टैब्लू कर रहा हूँ तो टैब्लू से रिलेटेड ही होगा। एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट होगा जो इन सब चीजों को कोलैबोरेट करके होगा, जो रियल लाइफ होता है, तो जहाँ सर पे आप सीक्वल भी यूज कर रहे हैं, पावर बीआई भी यूज कर रहे हैं, पाइथन भी यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद अपना स्टैटिस्टिक्स भी यूज कर रहे हैं। जी सर, तो आप जैसे कह रहे हैं कि एक हफ्ते में कवर होगा 1 वीक में, तो 1 वीक में 5-6 घंटे आप पढ़ाएंगे, मतलब 7-8 घंटे, तो उतने में सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी? बिल्कुल आराम से। देखो, चीजें अगर अच्छे सीक्वेंस से फॉलो की जाए जी और इजी लैंग्वेज में की जाए जी जी और अच्छे एग्जांपल्स दिए जाएं साथ में, तो जी अच्छे से समझ में भी आता है। जैसे अभी तक मैंने जो आपको चीजें समझाई हैं, अभी जी हमें कितना टाइम हुआ है, 1 घंटा हुआ है, और मैंने आपको डेटा एनालिस्ट का 1 घंटे के अंदर पूरा ए से लेके जेड तक क्या क्या जी कवर होता है, किस तरीके जी से कवर होता है, विद एग्जाम्पल, विद लाइव एग्जाम्पल आपको समझा दिया। जी जी ऐसे ही चीजें रहने वाली है। सोचो 1 घंटे में आपने कितना कुछ सीख लिया, जी तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, फिर 1 महीने में 16 घंटे होते हैं, जी तो 48 आवर्स। फिर उसके जी बाद अगर मैं 8 और उसमें प्लस कर दूं तो 56 आवर्स। जी तो कितना बड़ा कंटेंट है जो आप कवर कर सकते हो 56 आवर्स में, जी ठीक है। और वहां पे आप हर एक चीज देखते भी हो। और अभी तो बहुत सारे, अभी तो 20+ स्टूडेंट थे। देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम 20+ होते हैं तो चीजें, हर किसी का अपना अपना डाउट है, तो चीजें थोड़ी बढ़ती जाती है, टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। हम एक बैच में जो स्ट्रेंथ रखते हैं ना, अप टू 20 तक रखते हैं, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आती आपको डाउट पूछने में या कुछ भी करने में। आपने कहीं भी लाइव सेशन अटेंड किया होगा तो उसमें 400 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स होते हैं। तो उसको अगर किसी को डाउट पूछने के लिए अलाउ ना करूं, मैं ये 10 सेशन लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा, बट लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ प्रेफर करूं, ताकि जी मैं सबको ट्रीट कर सकूं ना, सबके हिसाब से चीजें कर सकूं। कोई जी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके बारे में मैंने डिटेल्स यहाँ पे नहीं लिखी अपनी स्क्रीन पे, सबके हिसाब से लिखी है। जी जी ठीक है। यस स्वाति, कोई और कुछ पूछना चाहता है? Now, I have हाँ one question regarding like after completing the course, हम GitHub कुछ बनाते हैं अपने लिए like portfolio which we can mention हाँ, over my. गिटहब होता है। गिटहब में आप अपने प्रोजेक्ट डालते हो, बिकॉज होता क्या है, व्हेनेवर एनी एचआर कंसल्ट्स, तो वो क्या करता है, वो आपके प्रोजेक्ट को देखेगा। Exactly. या इज द अप्रोच कि वो आपके प्रोजेक्ट को देखेगा, बिकॉज आप जो चीज बोल रहे हो उससे आपको वर्बली, काम दिख जाता है exactly वो उसका चीज है रेफरेंस रेफरेंस दिख जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक चीज देख रहा था कि आजकल मार्केट में जैसे डेटा एनालिस्ट में भी जनरेटिव एआई आ गया है लाइक हाँ एआई हाँ थिंग्स भी इंक्लूड हो गई है नॉट हाँ अबाउट डेटा साइंस में तो ऑलरेडी है एआई एमएल जो चलता ही चलता है बट अब हाँ डेटा एनालिस्ट में भी आ गया है जनरेटिव एआई ये सब चीजें आ गई है हाँ। राइट वैसे आपको ये चीज पता होगा कि डेटा साइंस में जो चीजें होती हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी टाइम सीरीज, से भी ज्यादा एडवांस है जनरेटिव एआई, क्योंकि जनरेटिव एआई क्या है, प्रिडिक्ट करने के साथ साथ जनरेट भी कर सकता है नई चीजें। तो उसके लिए क्या है, बनाने वाला तो उसको कोई और है। ये बहुत सारे मॉडल्स पड़े हैं। मॉडल्स मतलब वो चीज जो हमें कैलकुलेशन करके प्रिडिक्शन या जनरेट करने में हेल्प करता है ना, तो बहुत सारे मॉडल्स पड़े हैं दुनिया जान के ऑनलाइन, जिसको हम परचेज कर सकते हैं सेवरल कंपनी से। जैसे ओपन एआई से परचेज कर सकते हैं, बर्ड से आप परचेज कर सकते हो, डेल एआई से परचेज कर सकते हो, डॉकर से परचेज कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप एआई एप्लीकेशन, एआई मॉडल्स परचेज कर सकते हो। so तो here in Unacademy we are also learning generative AI or something with yes, data there is analytics a program, data analytics with Gen AI, that you can ask for a counselor. एक Gen AI के बिना भी है, एक Gen AI के साथ भी है, क्योंकि Gen AI is something जो 95% पॉपुलेशन Gen AI में ऐसी है जो प्री ट्रेंड मॉडल के साथ काम कर रही है। प्री ट्रेंड मतलब बनाया तो किसी और डेटा साइंटिस्ट ने जिसको नॉलेज है, लेकिन आप उसकी नॉलेज को यूज करने की मतलब आप उसकी नॉलेज को लेके अपने सिस्टम पे यूज करोगे, 3 लाइन का कोड लिखोगे और आपका चैट जीपीटी बन जाएगा।
Exactly. Because the thing is that I think so that will be boost our resume if we can mention about the AI things. Because यस। market is converted into AI, right? हम्म। So अब that's आपने एक चीज सुना होगा, बिजनेस Mhm. एनालिस्ट के केस में है ना, एक Mhm. चीज होती है कस्टमर सेगमेंटेशन। Mhm. एग्जांपल दिखाता हूँ कस्टमर सेगमेंटेशन का क्या होता है। और ओके, तो एग्जांपल देखते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन का। सबसे पहले हम जब भी कोई चार्ट बनाते हैं ना, वो एक वेक्टर स्पेस पे बनता है। और वेक्टर स्पेस मतलब दो, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। तो लेट सपोज ये जो लाइन है लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। इस लाइन पे आपकी सैलरी की फिगर रखी है, कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है, इस लाइन पे आपकी सैलरी की फिगर रखी है। और ये जो लाइन है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस लाइन पे आपके उस एम्प्लॉयज के एक्सपेंसेस रखे हैं। या फिर ये मान लो कि मॉल में आने वाले कुछ कस्टमर्स, उनकी सैलरी और उनके एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसे भी मान सकते हैं इसको। तो सैलरी एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं? मैं कहता हूँ 1 लाख रुपीज एज एक्सपेंस, 2 लाख रुपीज एज एक्सपेंस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन कैन बी देयर। उससे ज्यादा भी हो सकता है। और सैलरी हमारी हो सकती है कुछ 5 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 9 लाख एंड सो ऑन फिगर्स सैलरी की होती है। अब किसी की सैलरी है 6 लाख रुपीज, तो ऐसे है ना एक लाइन बनती है यहाँ पे, और उसका जो एक्सपेंस है वो 2 लाख रुपीज है, तो ऐसे एक लाइन बनेगी यहाँ से। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि आपस में टकरा रही है, तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसा सोचो, यहाँ पे इस डेटा के अंदर बहुत सारे सर्कल बने हुए हैं। यहाँ कुछ सर्कल हैं। मैं बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ कुछ सर्कल हैं, यहाँ कुछ सर्कल हैं, और कुछ सर्कल हमारे यहाँ पे भी है। अब ये जो सर्कल है, इसके अंदर क्या होगा? अगर मैंने बोला कि मेरे डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करो, मेरे डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करो, तो रैंडमली किसी भी जगह पे 4 सेंट्रॉइड बन जाते हैं। 4 सेंट्रॉइड मतलब ये जो स्टार है ना, रैंडमली बन जाएंगे कहीं पे भी। बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं तो यहाँ पे बनाए हैं, बट ये रैंडमली कहीं पे भी बन सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? हर एक स्टार से हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। डिस्टेंस मतलब इस स्टार से ये डेटा पॉइंट कितनी दूरी पे है, ये वाला कितनी दूरी पे है, ये वाला कितनी दूरी पे, ये और फिर ये और फिर ये भी सारे और ये भी सारे, ठीक है, कितनी कितनी दूरी पे है। तो ये वाले जो डेटा पॉइंट हैं, ये इस स्टार से पास है और इस स्टार बाकी स्टार से दूर पे है ना। तो क्या होगा? ये सारे जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, ये एक सर्कल के अंदर आ जाए, और ये वाले इस वाले सर्कल के अंदर आ जाएंगे, ये वाले इस वाले सर्कल के अंदर आ जाएंगे, और ये वाले इस वाले सर्कल के अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे 4 पार्ट में डेटा डिवाइड हो जाएगा। अब इसने 4 स्टार ही क्यों दिए मैंने, किए 5 क्यों नहीं किए, 6 क्यों नहीं किए? क्योंकि मैंने इसको बताया कि मैं अपने डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। और मुझे कैसे पता चला कि 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए? क्योंकि मैंने डेटा को देखा कि उसके जो कुछ डेंसिटी है, मतलब डेटा की जो डेंसिटी है, ज्यादा डेटा पॉइंट कुछ एरिया में आ रहे हो तो उसे डेंसिटी बोलेंगे ना। तो डेंसिटी है वो 4 जगह डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे बोलते हैं हम क्लस्टर। अब इन क्लस्टर का कुछ नंबर दे देता हूँ। ये 1 हो गया, क्लस्टर नंबर 1, क्लस्टर नंबर 2, क्लस्टर नंबर 3 और क्लस्टर नंबर 4। अब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे आईफोन के लिए प्रमोशन रन करनी है,
मुझे आईफोन के लिए प्रमोशन रन करनी है, तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट मैं किस सर्कल को, किस क्लस्टर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ? क्लस्टर नंबर 4, बिकॉज वहां पे सैलरी भी ज्यादा है और एक्सपेंस भी ज्यादा है, मतलब कमाते भी ज्यादा है और खर्चा भी करते खर्चा भी ज्यादा करता है। करेक्ट। तो आईफोन इज अ लग्जरी प्रोडक्ट, लाख रुपए का आएगा, ये 1.5 लाख रुपए का आएगा, ये 2 लाख रुपए का आएगा, तो एक लग्जरी में आ गया। तो वो इसको कौन बाय करेगा? जो जिसकी भी सैलरी अच्छी हो और जो एक्सपेंस भी अच्छे करता है। ये भी बाय नहीं करेगा क्योंकि इसकी सैलरी तो अच्छी है, खर्चा नहीं करता ना, ये खर्चा भी करता है। Yes. तो वो चीज है, वो कंजूस है बेसिकली। So we have to analyze, then we can go further. Yes. As a business analyst, you can do this type of AI to analyze data set and you can create some subgroups जिससे आप अपना टारगेट कर सको चीजों को। Makes sense. ऐसे ही हम एनालिटिक्स करते टाइम डिफॉल्टर्स को भी देखते हैं। क्रेडिट कार्ड के केस में डिफॉल्टर्स कैसे कैसे आ रहे हैं, ऐसे ही हम ये भी देखते हैं कि कोई हमारे कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि किस किस बेसिस पे हमारा कस्टमर हमें छोड़ के जाता है या नहीं जाता। लॉयल कस्टमर होते हैं ना जो बार बार रिपीट आते हैं, और नॉन रॉयल कस्टमर होते हैं जो एक बार रहता है, तो उनके बीच में कैसा रिलेशन है वो भी देखा जाता है। Makes sense. Thank you. Now. Yes. So if I talk about business analytics, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं business analytics की। देखो guys, business analytics is a advanced thing above to data analyst, क्योंकि डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें सीखी थी हमने, अगर हम डीप स्टैटिस्टिक्स को छोड़ दें, डीप बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स में डीप ना जाए, मैथमेटिक्स में डीप ना जाए, उसको छोड़ के अगर हम बिजनेस एनालिस्ट की तरफ आए तो कुछ चीजें बिजनेस एनालिस्ट में होती हैं। जैसे बाकी सब तो कॉमन रहेगा, कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी। जैसे ये जो कस्टमर की डिटेल्स है ना, कि कौन से एरिया से कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, या कब कब किस किस कस्टमर ने कितना कितना ऑर्डर प्लेस किया, कैसे कैसे प्रमोशन में हमारे को पार्टिसिपेट किया, एंड सो ऑन चीजें रिलेटेड टू सो ऑन चीजें। हमारा एक टूल होता है जिसे हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। अगर मैं इसमें बात करूं, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं लीड। लीड मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ इंटरेस्टेड कस्टमर्स। माइट बी अ सिनेरियो कि आप सभी ने कहीं ना कहीं हमारा कुछ एडवर्टाइजमेंट देखा होगा या कुछ भी देखा होगा, या कभी ना कभी किसी ने कुछ ना कुछ देखा होगा किसी कंपनी का, तो वहां पे ना कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर करने का ऑप्शन होता है ना। कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम शेयर करते हैं तो वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स कहाँ जाती है? किसी कंपनी के CRM सॉफ्टवेयर पे। तो जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती है इंटरेस्टेड कस्टमर्स की, उसे हम बोलते हैं लीड्स। लीड्स को फर्दर असाइन किया जाता है सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के पास, और सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? कस्टमर की प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, उससे नेगोशिएट करते हैं, एंड सो ऑन चीजें यहाँ पे होती हैं। ठीक है, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है, तो और नेगोशिएशन करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद डील या तो फाइनलाइज्ड होती है या फिर हम डील लूज कर देते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारी डील फाइनलाइज होती है, ये एनालाइज करने वाला, और उन फैक्टर्स के बेसिस पे सजेशंस को विद प्रायोरिटी। तो यहाँ पे एक चीज होती है, अगर किसी ने मैनेजमेंट चीजों से रिलेटेड देखा होगा तो दैट इज मॉस्को। मॉस्को में क्या होता है? सबसे पहले हम वो टास्क को परफॉर्म करते हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। मॉस्को इज समथिंग मस्ट हैव टास्क, should have task, could have task, and won't have task बिजनेस एनालिस्ट के केस में। और ये किस लिए यूज करते हैं मॉस्को वाली स्ट्रेटजी? जब भी हमें प्रायोरिटाइजेशन करना होता है। प्रायोरिटाइजेशन जब भी हमें करना है तो हमें मॉस्को वाली स्ट्रेटजी को ओपन करना पड़ता है, टेक्निक को यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले वो टास्क किए जाते हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जो इमीडिएट इम्पैक्ट करेंगे हमारे परफॉर्मेंस पे। फिर जिनको करना तो जरूरी है, बट एक वैल्यू प्रोडक्ट
बनाने के लिए वो इतने ज्यादा इफेक्टिव या क्रिटिकल नहीं है, वो शुड हैव में आ जाते हैं। फिर कुड हैव आता है और फिर वोंट हैव आता है। ऐसे करके ना हमें 4 तरीके से डेटा को स्टेप में प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि किस को कब करना चाहिए, कौन से टास्क। तो ऐसा ये काम करने वाला बिजनेस एनालिस्ट होता है। फिर कस्टमर की डिटेल्स होगी, लॉग ऑन, लॉग्स कहते हैं हम इसे, लॉग्स। लॉग्स मतलब जब भी आप किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते हो या कुछ करते हो तो आप कुछ अपनी डिटेल्स डालते हो ना उसके अंदर, एड्रेस डालते हो, अपना नंबर डालते हो, अपना नाम डालते हो, सो ऑन डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करते हो, तब जाके वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट होता है। या फिर आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है कि वो गूगल से सिंक्रनाइज हो गया। तो होता क्या है कि आपका जो गूगल का जितना भी डेटा होता है ना, वो कंपनी जो रिक्वायर्ड डेटा होता है ना गूगल से रिलेटेड जो हम ले सकते हैं, वो कंपनी के पास ऑटोमेटिकली उसके सीआरएम सॉफ्टवेयर में पहुंच जाता है जैसे आप लॉगिन आईडी करते हो अपने जीमेल अकाउंट से किसी भी वेबसाइट पे। तो उसे हम बोलते हैं लॉग्स। लॉग्स के जरिए ही हम ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर, आपके कंपनी का मतलब अदर कंपनियों के साथ टाइप भी है, और क्या आप AI ML भी सिखाते हैं इसमें यूज करना? बिल्कुल बिल्कुल सिखाते हैं, AI ML भी सिखाते हैं। अब भी जस्ट मेरे को 5 मिनट्स दे दो, 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद मैं AI ML पे भी आ रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। तो सीआरएम सॉफ्टवेयर के बाद इसके बाद हमारे पास एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड SDLC। SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब भी किसी सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है तो उसको सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट चेक की जाती है कि किस लिए हम उसको बना रहे हैं। फिर उसको प्लान किया जाता है कि कैसे कैसे हम उसको बनाएंगे। फिर उसको बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद उसको है ना डिप्लॉय किया जाता है, मतलब यूजर्स के लिए लाइव कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद ये देखा जाता है मेंटेनेंस स्टेट पे कि उससे रिलेटेड कोई फीडबैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो सेम साइकिल दोबारा से फॉलो होता है। तो दैट इज कॉल्ड SDLC लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके अंदर एक मेथोलॉजी है जिसका नाम है अजाइल, और उसको मैनेज किया जाता है जीरा सॉफ्टवेयर पे। तो जीरा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे देखेंगे व्हेनेवर वी वर्क एज बिजनेस एनालिस्ट। तो जीरा सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, एपिक डिजाइन करते हैं। एपिक मतलब योर लॉन्ग टर्म गोल, वो डिफाइन करते हो। जीरा सॉफ्टवेयर पे आप एक और चीज डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंट। स्प्रिंट होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल मतलब आप 2 हफ्ते के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर क्या अचीव करना चाहते हो। लॉन्ग टर्म गोल हो गया 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर क्या अचीव करना चाहते हो, कैसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो जिसको आप पार्ट्स में बनाओगे। तो 2 हफ्ते पहले 2 हफ्ते के अंदर ये बनाना है, दूसरे 2 हफ्ते के अंदर ये बनाना है, तीसरे 2 हफ्ते के अंदर ये बनाना है। तो ये सब चीजें मेंशन करनी पड़ती है एक सॉफ्टवेयर पे। तो आप बनाओगे नहीं, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे नहीं, आपको कोई कोडिंग नहीं करनी है यहाँ पे, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड चीजों को मेंशन करना है। ठीक है। और बहुत इजी होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं BRD। BRD मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स, मतलब जैसी चीजों को वो कंप्लीट कर पाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, एक HR के लिए मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल इज माय एग्जीक्यूटिव समरी कि लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहता हूँ, एक अच्छी रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना चाहता हूँ, लीव ट्रैकिंग करना चाहता हूँ, पेरोल प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में अपने सॉफ्टवेयर से अच्छे से देख पाऊँ। और ये एक सेल्फ सर्विस सॉफ्टवेयर हो जहां मेरा HR मैनेजर काम करे और चीजों को परफॉर्म कर सके, और मेरा जो एम्प्लॉय है वो बाकी की चीजों को एग्जीक्यूट कर सके, जैसे अपनी सैलरी देख सके, अपनी सैलरी स्लिप देख सके, अपनी लीव को अप्लाई कर सके, एंड सो ऑन चीजें। तो यहाँ पे क्या है, आपको कुछ यूजर स्टोरीज भी मिलेंगे, क्योंकि स्प्रिंट के अंदर क्या होता है, जब भी आप छोटे शॉर्ट टर्म गोल को डिफाइन करते हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोरीज डिफाइन करते हो। तो वो स्टोरीज कैसी होती है वो भी आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है, तो दैट इज समथिंग। जैसे हमारे पास हमें क्या करना है, लीव मैनेजमेंट करना है। लीव मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, लीव के टाइप्स को दिखाना है, डिफाइन करना है, उसके एंटाइटलमेंट्स को डिफाइन करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसमें अप्रूवल भी होने चाहिए और उसको ट्रैक भी कर सके हम उसकी हिस्ट्री। ये तीनों चीजें दे रखी है ना, डिफाइन कर रखी है क्लियरली हम करना क्या चाहते हैं। तो यूजर स्टोरेज में ये भी होता है कि एज अ पर्सन आप क्या करना चाहते हो, ये as an employee I wanted to apply for a leave and see my leave balances so that I can plan my timely off accordingly. तो लीव मैनेजमेंट से क्या करना चाहते हो एज एन एम्प्लॉय, तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले को डिफाइन कर रखा है ना, उसका कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि अगर मेरा एम्प्लॉय ये कर पाता है, ये कर पाता है, ये कर पाता है, ये कर पाता है, ये पांचों चीजें कर पाता है, दैट मीन्स आपने सॉफ्टवेयर बना दिया और उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट मिलेगा। तो ऐसी चीजें डिफाइन करनी होती है। एक सॉफ्टवेयर होता है जीरा, उसके अंदर डिफाइन करनी होती है एज अ बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, अब स्प्रिंट हो गया, स्प्रिंट के बाद हमारा होता है कुछ स्टोरी हो गई, स्टोरी के बाद होता है टास्क। स्टोरी और टास्क में छोटा सा डिफरेंस यही होता है कि स्टोरी को आप मल्टीपल पीपल कंप्लीट कर सकते हैं, एक स्टोरी को मल्टीपल एम्प्लॉय कंप्लीट कर सकते हैं। टास्क, एक टास्क के लिए एक सिंगल एम्प्लॉय ही चाहिए होता है, तो डिफरेंस आ जाता है। तो जीरा सॉफ्टवेयर को आप यूज करोगे, साथ ही देयर इज अ थिंग कॉल्ड बीपीएमएन, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर कुछ आप डेटा गैदरिंग से रिलेटेड चीजें देखते हो कि ईआरपी सॉफ्टवेयर से डेटा किस तरीके से लेकर आएंगे। बीपीएमएन होता है बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग नोटेशन। बीपीएमएन का आपको एग्जांपल दिखाऊं जिसका डेटा साइंस से लाइक दिस इज जस्ट टेकिंग 2-3 मिनट्स मोर, फिर डेटा साइंस के बारे में बात करेंगे। तो बीपीएमएन ऑर्डरिंग प्रोसेस की बात करें, बीपीएमएन एक तरीका है अपने बिजनेस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करने का, जिसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ल्यूसिड चार्ट्स। ल्यूसिड चार्ट्स एक सॉफ्टवेयर है, उसका यूज करें। ठीक है, तो जैसे किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया तो इवेंट स्टार्ट हो जाता है, फिर हमें हमारी सेल्स टीम का काम होता है ऑर्डर को रिसीव करना, फिर उसके बाद फाइनेंस टीम का काम है कि ये चेक करो कि पेमेंट आई है कि नहीं आई है। अगर पेमेंट नहीं आई है तो ऑर्डर को फेल मार्क कर दो, अगर पेमेंट आ गई है तो ऑर्डर को फुलफिल मार्क कर दो और उसके बाद इनवॉइस को सेंड कर दो और ऑर्डर को कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो इनवॉइस यानी कि ऑर्डर को पैक करने वाला हमारा वेयर हाउस डिपार्टमेंट है, जहाँ पे दिख रहा है कि अगर वो फुलफिल कर पाता है तो ठीक है, इनवॉइस सेंड करके ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अगर वो फुलफिल नहीं कर पाया, ऑर्डर को पैक नहीं कर पाया, तो ऑर्डर अगेन मार्क हो गया, फेल। तो प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया जाता है, जिससे हम एक स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन रोल ऑन कर सके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और सब उसको फॉलो करें। तो बीपीएमएन से रिलेटेड आपको चीजें आनी चाहिए, आपको सीआरएम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए, आपको ल्यूसिड चार्ट से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए, आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें आनी चाहिए। प्लस अब देयर वाज अ पर्सन जिसने बीकॉम किया था, तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक आपकी पीएनएल स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट हो गई, उन चीजों को भी पढ़ना आना चाहिए, जिससे आप रूट कॉज फाइंड आउट करो कि आपके रेवेन्यू में, आपके ग्रॉस प्रॉफिट में, आपके नेट प्रॉफिट में कैसे कैसे चीजें इन्फ्लुएंस कर रही है, और अगर उसमें कुछ रिडक्शन आता है या इंक्रीज आ रहा है तो किन चीजों के बारे में आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस रिपोर्ट्स, जिसमें ये चीजें मेंशन होती हैं। बिजनेस रिपोर्ट में होता है कि हमने
पास्ट में क्या क्या देखा, साथ के साथ ये होता है कि उसके बेसिस पे हमें क्या क्या डिसीजन लेने चाहिए, और ये भी होता है कि अगर हम ये XYZ डिसीजन ले लेते हैं तो फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं, तो बिजनेस रिपोर्ट्स आ जाती है। तो बिजनेस रिपोर्ट से रिलेटेड चीजें भी आप देखोगे, वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड चीजें भी आप देखोगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो दिस वाज ऑल अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स। तो बिजनेस एनालिटिक्स अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन बनना चाहता है, बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहता है, तो अगर वो ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेता है और उसको अच्छे से डिफाइन कर पाता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने रिज्यूमे के अंदर, तो वो इजीली अपने जॉब को ग्रैब कर सकता है। दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन इजीली ग्रैब द जॉब। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है गाइस, तो इज देयर एनी क्वेश्चन जो पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड कुछ पूछना चाहता है? आप में से कोई बनना चाहता है वो कोई पूछना चाहेगा बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड, और वी कैन मूव फॉरवर्ड? नहीं, चलो गाइस, तो अभी नेक्स्ट थिंग इज डेटा साइंस। अब डेटा साइंस की स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है? बहुत, ये जो चीजें मैंने अभी तक आपको जो बताई है, ये सब कुछ डेटा साइंस से कोरिलेटेड है। ये भी चीजें डेटा साइंस से कोरिलेटेड है, क्योंकि जब तक आप डेटा के पैटर्न को नहीं समझोगे, उसके बिहेवियर को नहीं समझोगे, उसमें कुछ एनालिटिक्स नहीं करोगे या उसमें कुछ एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आप डेटा साइंस का काम नहीं कर सकते। डेटा साइंस का काम क्या होता है भाई? हमें एक AI एप्लीकेशन बनाना है। AI एप्लीकेशन क्या बनाना है हमें भैया? ऑटोमेटिकली प्रिडिक्शंस जनरेट करनी है। हमारी कैलकुलेशन के बेसिस पे हमारा AI एप्लीकेशन क्या करेगा? कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करके देगा कि कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा या नहीं जाएगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, कोई कस्टमर चर्न करेगा या नहीं करेगा, या फिर अगर मैं बात करूं कि किसी सो ऑन फैक्टर्स के बेसिस पे कार की डिटेल्स के हिसाब से उस कार का प्राइस क्या होना चाहिए, ये प्रिडिक्ट होके आ जाए। प्रॉपर्टी की डिटेल्स के हिसाब से प्रॉपर्टी का प्राइस क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन पास्ट सिनेरियो, वो प्रिडिक्ट होके आ जाए ऑटोमेटिकली। तो ये सब चीजों को करने के लिए देखो, पहली जो मेजर चीज है वो है स्टैटिस्टिक्स। डेटा साइंस की भी अपनी एक स्टैटिस्टिक्स होती है, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स फॉर ML से। ठीक है, मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें, अच्छा, डेटा साइंस को कंप्लीट करने के लिए यू नीड, देखो प्रीवियस टूल्स तो चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको पाइथन बहुत अच्छे से चाहिए, बिकॉज पाइथन इज द होल्ड वर्ल्ड फॉर डेटा साइंस। पाइथन ही यूज होता है 99%, और पाइथन के अलावा और कुछ एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि पाइथन के पास 3 लाख से भी ज्यादा लाइब्रेरीज हैं, और वो लाइब्रेरीज हमारे कैलकुलेशन को, हमारे टास्क को बहुत इजी बना देती है, जो कि किसी और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास नहीं है। चाहे मैं बात करूं जावा के पास, सी के पास, .NET के पास, किसी के पास भी ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती है, बट पाइथन में क्या है, चीजें ऑलरेडी पहले से डिफाइन होती है, आपको बस यूज करना आना चाहिए एज अ डेटा साइंस प्रोफेशनल। सो द थिंग इज कॉल्ड मशीन लर्निंग, जहां से हमारी चीजें स्टार्ट होती हैं इन डेटा साइंस। मशीन लर्निंग से हमारी चीजें स्टार्ट होती है। मशीन लर्निंग क्या है? विद द रेफरेंस ऑफ पास्ट डेटा, machine learns and able to predict future data। जैसे पास्ट के कस्टमर के बेसिस पे मशीन ने सीखी कुछ चीजें, और ये बताना स्टार्ट कर दिया कि कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई नया कस्टमर की डिटेल आएगी तो ये बताना स्टार्ट कर दिया कि इस पर्टिकुलर पर्सन के हमारे पास प्रोडक्ट लेने के चांसेस हैं या नहीं है। अगर मैं बात करूं कॉल सेंटर की, एम्प्लॉइज की डिटेल के बेसिस पे ये बताना स्टार्ट कर दिया कि पास्ट में जो जो एम्प्लॉय छोड़ के गए
उनके डेटा के हिसाब से क्या अभी किसी एम्प्लॉयज के वैसे रिकॉर्ड बन रहे हैं कि वो छोड़ के जाने के चांसेस हैं, जिससे हम अपने अट्रीशन को रिड्यूस कर सकें। अट्रीशन इज समथिंग कि विद इन द टाइम पीरियड कितने एम्प्लॉयज आपके पास आए और कितने छोड़ के चले गए और क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो जो लोग छोड़ के जाते हैं ना, हम उसको बोलते हैं अट्रीट हो गया, वो छोड़ के चला गया। तो मशीन पास्ट के डेटा के बेसिस पे लर्न करेगी और फ्यूचर के डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए अलाउ करेगी। तो देयर इज सम लाइफ साइकिल। अगर आप देखोगे ना, तो एक मशीन लर्निंग की एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल इज समथिंग कि सबसे पहले हमें देखो डेटा गैदरिंग करनी होती है। डेटा गैदरिंग मतलब जो डेटा हमें मशीन को देना है उसको लेकर आना होता है अपने पाइथन पे। उस डेटा को लाने के बाद हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग करते हैं। हम प्री प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करेंगे। प्री प्रोसेसिंग मतलब डेटा को क्लीन करेंगे, उसमें से आउटलायर्स निकालेंगे, उसमें से ये चीज फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कॉलम्स हैं, क्या क्या नॉन इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं, वो फाइंड आउट करेंगे। प्री प्रोसेसिंग करने के बाद हम मॉडल को बनाते हैं कि भाई किस कैलकुलेशन के बेसिस पे वो प्रिडिक्ट करेगा, दैट्स कॉल्ड बनाना। अब होता क्या है, हम अपने डेटा को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड ट्रेनिंग एंड वन इज कॉल्ड टेस्टिंग। ठीक है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग इज समथिंग जो डेटा मैं मशीन को सीखने के लिए दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग वाला डेटा। तो मेरे पास सीखने के बाद क्या होता है, फ्यूचर डेटा तो अवेलेबल नहीं होता है, वो तो डेटा अवेलेबल नहीं है जो फ्यूचर में आने वाला है। तो नया डेटा कैसे देता हूं मैं, पहले कुछ डेटा बचा के रख लेता हूं और उसको सीखने के बाद देता हूं प्रेडिक्ट करने के लिए। दैट्स कॉल्ड ट्रेनिंग और टेस्टिंग। तो मॉडल बनाने के बाद टेस्टिंग के बेसिस पे हम उसे इवैल्यूएट करते हैं कि वो कितने परसेंटेज ऑफ रिकॉर्ड्स को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहा है, उसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद हम उसको डिप्लॉय करते हैं, मतलब उसको लाइव कर देते हैं एक एप्लीकेशन या वेबसाइट के अंदर, जिससे क्या होता है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी यूजर अगर मेरी एप्लीकेशन पे डिटेल्स डालेगा तो उसको प्रिडिक्शन आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे लोन की डिटेल्स डालते हैं तो वो आ जाता है ना कि भाई आपका लोन अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड है। तो उसने कैसे अप्रूव किया, कोई पर्टिकुलर पर्सन तो बैठा नहीं है वहां पे जो चीजों को देख रहा है, तो वो एआई एप्लीकेशन ही होता है जो सारे चीजों को, डेटा को एनालाइज करेगा और उसमें से ये देखेगा कि जो नया लोन के लिए एप्लीकेशन आई है ये पर्टिकुलर पर्सन डिफॉल्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर वो डिफॉल्ट कर सकता है तो फिर वो डिसअप्रूव हो जाएगा, अगर वो डिफॉल्ट नहीं कर सकता है तो वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, या फिर करंट में भी जो कस्टमर हमारे पास होते हैं जिनका लोन चल रहा होता है या क्रेडिट कार्ड चल रहा होता है, उसमें कुछ भी ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई होता है कि जिसके बेसिस पे ये पता लगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन डिफॉल्ट करेगा, तो उसको टारगेट कर लिया जाता है जल्दी से, जिससे हम उससे मतलब डिफॉल्ट करने से पहले उस पर ऊपर कुछ एक्शंस ले सके। ठीक है, तो वो चीजें भी होती हैं। अब डिप्लॉय करने के बाद क्या होता है, हम यहाँ पे मेंटेनेंस स्टेट पे आ जाते हैं। मेंटेनेंस स्टेट मतलब अब अगर जब तक यूजर से कोई फीडबैक नहीं आएगा कि भाई हमारा मॉडल अच्छे से काम नहीं कर रहा है या हमारा मॉडल प्रिडिक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, तब तक वो चलता रहेगा। और जैसे ही अगर कोई आता है तो दोबारा से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। मेंटेनेंस के बाद दोबारा से डेटा गैदरिंग होगी, दोबारा से प्री प्रोसेसिंग, मॉडल बनेगा, इवैल्यूएट करेगा, डिप्लॉय करेगा, मेंटेनेंस करेगा। ठीक है, तो ये हमारी मशीन लर्निंग होती है। अब मशीन लर्निंग को और एडवांस किया गया कैसे, डीप लर्निंग बना के। डीप लर्निंग में क्या होता है, जैसे हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं ना, अगर मैं बायोलॉजिकल रेफरेंस दूं यहाँ पे, तो ह्यूमन माइंड क्या होता है, ह्यूमन माइंड में बहुत सारी नर्व्स होती हैं।
और हर एक नर्व्स यहाँ पे हर एक नर्व से कनेक्टेड होती है, ठीक है, नर्व्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ह्यूमन माइंड की अगर हम बात करें तो ह्यूमन माइंड इज समथिंग, आपको दिखाएं, ये देखो एक माइंड का ये न्यूरल नेटवर्क है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी नर्व्स है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई ऐसी नर्व नहीं है जो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। अब ऐसे ही जैसे नर्व्स हैं हमारे पास एक दूसरे से कनेक्टेड है, वैसे ही हमारे पास डेटा साइंस के अंदर एक न्यूरल नेटवर्क होता है। डेटा साइंस के अंदर भी हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क होता है। So if I show you the data science neural network, तो ये देखो गाइस, यहाँ पे कुछ हो रहा है ना, दो इमेजेस हमने मशीन लर्निंग में डेटा को दी, उसके बाद क्या हुआ, हर एक नंबर दूसरे नंबर से कनेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि हर एक न्यूरॉन, न्यूरॉन बोलते हैं एक सर्कल को यहाँ पे, एक हर दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड हो जाता है। जैसे इमेज का कुछ हाइट होगा, विड्थ होगा, उसका कोई कलर होगा, उसकी कुछ शेप्स होंगी, उसका कुछ आई का शेप होगा, उसका कुछ नोज का शेप होगा, एंड सो ऑन चीजें यहाँ पे होंगी, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट होने के बाद क्या होता है, वो ये समझना स्टार्ट कर देते हैं कि किस किस चीजों में कैसे कैसे पैटर्न्स आ रहे हैं, और वो उन पैटर्न्स के बेसिस पे यहाँ पे प्रिडिक्शंस करना स्टार्ट करते हैं। जब एक दूसरे से सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं तो चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप वो भी देखोगे, मशीन लर्निंग के साथ आप डीप लर्निंग भी देखोगे। प्लस जब भी हम डेटा साइंस के अंदर, जब भी हम डेटा साइंस में कुछ ऐसा काम करते हैं जहां हम टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, दैट्स कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे चैट जीपीटी वगैरह देखा होगा, तो चैट जीपीटी हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बना है, एलएलएम, और लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो बेस है वो एनएलपी से बना है, ठीक है। तो जेन एआई का जो लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें जो उसका बेस है वो एनएलपी से बना है। तो एनएलपी आप देखोगे जहां पे आप नेचुरल लैंग्वेज प्री प्रोसेसिंग का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो डेटा किस बारे में है। तो यहाँ पे हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेटा में कोई वर्ड सबसे ज्यादा आ रहा है तो उस टाइम पे बाद में हुए थे 15 जितने थे मैंने दे दिए 5800 थे बल्कि। किसी को कुछ पूछना है आप में से? फैजल? ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एनएलपी में एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं वर्ड क्लाउड। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये आपने सब जगह कहीं ना कहीं ऑफिसेज में देखा होगा ना। तो अगर मैं बोलूं मैंने अपने पूरे वॉइस रिकॉर्ड्स को एक टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, और उस टेक्स्ट से मैंने कुछ ये वर्ड क्लाउड जनरेट किया। वर्ड क्लाउड क्या है कि अगर कोई वर्ड मेरे डेटा में ज्यादा बारी आ रहा है, मतलब मैं ज्यादा बारी किसी वर्ड को बोल रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है ना कि ये रिकॉर्डिंग उस चीज के बारे में हो। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, डेटा, इनसाइट्स, प्रिंट, वर्ड, डाउनलोड, क्लाउड ऐसे वर्ड्स बोल रहा हूँ, तो मतलब मैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस चीजों के बारे में वर्ड ज्यादा बोलूंगा
तो वर्ड क्लाउड क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा बारी आ रहा है आपके टेक्स्ट में, उसको बड़े साइज में दिखाता है, और जो कम बारी आ रहा होता है उसको छोटे साइज में दिखाता है। तो इट्स एग्जांपल ऑफ एनएलपी। इसी के साथ जब हमें टाइम से रिलेटेड प्रिडिक्शंस करनी होती है, टाइम से रिलेटेड डेटा एनालिसिस करना होता है, तो दैट्स कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस, वो भी आप देखोगे, ठीक है। और जिसका जेन एआई के साथ होगा वो जेन एआई से रिलेटेड चीजें भी देखेंगे कि कैसे कैसे हम मॉडल्स को बनाते हैं और प्री ट्रेन मॉडल को यूज करते हैं, और फिर उसके बाद अपनी एप्लीकेशन के अंदर डालते हैं और चीजें करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी के लिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। जैसे अब कुछ लाइव देख लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास कुछ ना कुछ डिजीज की प्रिडिक्शंस है, डिजीज का डेटा है, बीमारियों का डेटा है, ठीक है। तो डिजीज का कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन है या सिम्टम है, मान लो ये सिम्टम होता कि किस किस वजह से क्या क्या डिजीज होती है, वो होता, और कौन कौन सी डिजीज है, जैसे ड्रग रिएक्शन, मलेरिया, एलर्जी, हाइपरथायरॉयडिज्म, GERD, क्रोनिक क्रेस्टेसिस एंड सो ऑन डिजीज है यहाँ पे। तो मुझे क्या एक ऐसा एआई मॉडल बनाना है जिसमें मैं अपनी सिम्टम्स को डालूं और वो मुझे ये प्रिडिक्ट करके दे दे कि आपको कौन से डिजीज होने के चांसेस हैं। क्या आपको फीवर है, क्या आपको स्टमक पेन है, या आपको कोल्ड हुआ है, या आपको मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, क्या चीज हुई है। इसके लिए मैंने एक डेटा साइंस का मॉडल बनाया। तो अगर इसकी वेबसाइट दिखाऊं आपको, तो इसकी वेबसाइट को ऑन करते हैं। इस डेटा से मैंने कुछ एआई मॉडल बनाया और उसको एक वेबसाइट पे डाल दिया। अभी मॉडल का कोड दिखाऊंगा तो थोड़ा बहुत आपके लिए समझने के लिए मुश्किल होगा क्योंकि आपने ए भी नहीं पढ़ा, बट यस, अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। ये वेबसाइट बनाना आपका काम नहीं है, वो मॉडल बनाना आपका काम होता है, बट बस मैं आपको वेबसाइट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या चीजें हो रही है। जैसे डिजीज को प्रेडिक्ट करना है, अब मैंने बोला मुझे फीवर है, मुझे लेग पेन है, मुझे स्टमक पेन है, तो मुझे क्या डिजीज हो सकती है। तो इसको प्रेडिक्ट किया, कह रहा है डेंगू हो सकता है। डेंगू में ऐसा होता है ना कि पेट में भी दर्द होता है, फीवर भी होता है और लेग पेन भी होता है। तो इसने बोल दिया ना, अगर आपको तीनों चीजें हैं तो आपको डेंगू होने के चांसेस हैं। अब लेट सपोज डेटा में कुछ भी होता, जैसे ये मलेरिया है ना, मलेरिया का डेटा मैंने कॉपी किया, तो इसको प्रिडिक्शन में मलेरिया देना चाहिए ना, जब जब ऐसा बोले यूजर तो प्रिडिक्ट करके बोला देखो मलेरिया दे रहे हैं, कह रहा मलेरिया है। अब मैं बोलूं कि डायबिटीज है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, तो डायबिटीज का डेटा अगर इसके अंदर डालूंगा तो ये मेरे को प्रिडिक्ट करके देगा कि ये डायबिटीज है। तो जनरली गूगल पे क्या होता है, आप लोग ये बोलते हैं ना कि आज मैं ऐसा ऐसा फील कर रहा हूं, और वो बताता है कि आपको ऐसा डिजीज होने के चांसेस हैं। तो कैसे होता है वो, इसी तरीके से होता है। तो जो रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशंस हैं किस तरीके से काम कर रही है उसको लाइव देखते हैं हम लोग पूरा बना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर डेटा साइंस। अगर डेटा साइंस में आप ऐसी चीजें करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप ये सब चीजें अच्छे से कर लेते हो तो एक अच्छा सक्सेसफुल करियर आप ला सकते हो। नाउ एनी डाउट्स फ्रॉम योर गाइस, योर साइड, MKS, कृष्णा, आदित्य, दत्ता, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं समझ में आया चीजें कैसे थी, कि पाथ कैसा फॉलो करना है। मतलब देखो, मैं बोलूं आपको कोड की बात करूं तो कोड तो अभी नहीं कर पाओगे। मैं बोलूं आपको टास्क कोई मैं आपको दूं तो वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बट यस,
आपने छोटा सा ऊपर से देख लिया कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, किस तरीके की चीजें हमारे साथ होंगी, तो वो सारी चीजें A to Z आपके साथ क्लियर हो गई। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर किसी का डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू गाइस। ओके गाइस, तो एंड करते हैं आज के लिए। बाकी मैं काउंसलर्स को बोल दूंगा, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। सर, एज आई एम फ्रॉम नॉन IT सेक्टर आफ्टर लर्निंग डेटा एनालिटिक्स सो दैट I can as good and wide opportunities for person IIT background. देखो, मैक्सिमम पॉपुलेशन इफ आई टॉक अबाउट डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स, तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो नॉन IT ही है, जिन्होंने कुछ ना कुछ या तो MBA इन डेटा एनालिटिक्स किया, MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स किया, या फिर उन्होंने कोई ना कोई कोर्स किया या कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसकी बेसिस पे उन्होंने करियर को ट्रांजिट किया फ्रॉम नॉन IT टू IT। ठीक है, और डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स ये दोनों ब्रांच ऐसी हैं, इन दोनों में आप अच्छे से अपने आप को ट्रांजिट कर सकते हो फ्रॉम नॉन IT टू IT। डेटा साइंस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डेटा साइंस में आपको टिपिकल कोड्स के साथ काम करना पड़ता है, प्योर मैथमेटिक्स को यूज करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे वो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। वाइल डेटा एनालिटिक्स में एनालिसिस और एनालिटिक्स से रिलेटेड चीजें ज्यादा होती है, जैसे मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया था ना, एनालिसिस क्या होता है, एनालिटिक्स क्या होता है, उसमें वो चीजें बहुत ज्यादा होती है। तभी एक रीजन होता है कि आप वहां पे बहुत अच्छे से स्विच कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो। बट डेटा साइंस के लिए बहुत सारी प्रायर चीजों को भी होना जरूरी है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो सब कुछ बेसिक से ही होगा, अगर प्रायर नहीं है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। बट हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि आप नॉन IT से IT में नहीं आ सकते, क्योंकि आज की डेट में चीजें इतनी आसान हो गई हैं IT के अंदर कि कोई भी किसी भी फील्ड से IT में आ सकता है। इवन किसी ने BA भी किया है ना, BBA भी किया है, और वो बिल्कुल फ्रेशर है, वो भी IT में जॉब ले सकता है अगर वो अच्छे से अपने आप को 6 महीने या 9 महीने लग के प्रिपेयर करे तो। हाँ, एक बीटेक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा और उसको टाइम पीरियड भी कम लगेगा, लेकिन अगर जो नॉन टेक स्टूडेंट है उसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट चीजें बहुत अच्छी होंगी। हाँ, विद इन 6 मंथ तो बहुत पॉसिबल है। डेटा एनालिटिक्स आप ज्वाइन करो, डेटा एनालिटिक्स में आप चीजें भी आपकी कम रहेंगी और 3.5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट भी हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद आप 2.5 महीने आपके पास प्रिपरेशन के लिए होते हैं, जहाँ आप चीजें रिवाइज भी करते हो और अपने प्रोजेक्ट्स को भी करते हो, और साथ में कुछ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ मॉक इंटरव्यूज भी करते हो, तो आपको बहुत बेटर रहता है उस चीज में। तो डेटा एनालिटिक्स आपके लिए बेस्ट है, नॉट फॉर बिजनेस एनालिटिक्स। भी बिजनेस एनालिस्ट में जाओगे तो आपका कोर्स खत्म होते ही 5 से 6 महीने हो जाएंगे, फिर उसके बाद कब उसको प्रिपेयर करोगे, कब इंटरव्यू के लिए रेडी होगे, और फिर कब इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स में आ जाओ, सही है। और फिर उसके बाद डेटा साइंस में मत जाना, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और नॉन IT हो, डेटा साइंस में मत जाना। ठीक है दत्ता, और कोई और कुछ डाउट? नाइस डाउट, आदित्य का भी सही था। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो दत्ता, आप अच्छे से कर सकते हो 6 महीने में भी, और कोई भी नॉन IT से IT में कर सकता है। ठीक है, ऑलराइट, तो आज के लिए एंड करते हैं। अब कुछ भी डाउट हो तो आप यू आर अ स्टूडेंट ऑफ BSc कंप्यूटर साइंस, BCA कंप्यूटर साइंस, pursuing BCS कंप्यूटर साइंस। डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स अगर आप 6 महीने में कंप्लीट करोगे तो 3.5 महीने तो डेटा एनालिटिक्स में लग जाते हैं। फिर उसके बाद
3 महीने के आसपास, 3.5 महीने के आसपास इसका है डेटा साइंस का कोर्स का जो करिकुलम है। तो 7 महीने तो आपको करिकुलम फिनिश करने में लग जाएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने शुरुआत में पाइथन और सीक्वल पढ़ा होगा, बट द थिंग इज कि पाइथन और सीक्वल इतना वास्ट है और आपको अच्छी चीजें उसमें बेस्ट प्रैक्टिस पता होनी चाहिए। तो फॉर एन एग्जांपल बताऊं तो सीक्वल में डेटा टाइप्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, तो उनको कैसे अच्छे से मैनेज करते हैं। फिर डेटा में इंटीग्रेशन किस तरीके से हो रहा है, एपीआई कोड्स किस तरीके से आ रहे हैं पाइथन से डेटाबेस में डेटा स्टोरेज करने के लिए, तो वो भी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने पाइथन जो अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा, दैट इज रिलेटेड टू थ्योरी। प्रैक्टिकली उसको समझना और प्रैक्टिकली उसको करना बहुत जरूरी है। जैसे सीक्वल में आप कहीं ना कहीं स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, व्यू, फंक्शंस, इन सब चीजों के साथ काम करते हो ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके भी लाइव एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, उसके भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं बहुत सारी, जो एज अ डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस प्रोफेशनल आप करते हो। ठीक है, फिर कंपोजिट मॉडल्स क्या होता है, डिकम्पोजिट मॉडल्स क्या होता है, उसके साथ किस तरीके से काम करना है, कैसे लाइव इन्वायरमेंट में कैसी चीजों को यूज करना है, वो भी बहुत वास्ट है। तो वो चीजें अगर आपको अच्छे से आती है पाइथन और सीक्वल में तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि भले ही आप 2 महीने एक्स्ट्रा लगा लो, क्योंकि 1.5 महीने का टाइम पीरियड पाइथन के साथ होता है और 1 महीने का टाइम पीरियड सीक्वल के साथ होता है। तो भले ही आप 1.5 महीना एक्स्ट्रा, 2 महीना एक्स्ट्रा लगा लो, बट चीजें ऐसे करो कि आपको इंडस्ट्री में जाके है ना प्रॉब्लम ना हो और आप एक अपना अच्छा हाइक ले सको, क्योंकि स्किल रेडी होगे, जितना अच्छे से आपका स्किल होगा उतना अच्छा आपका सैलरी हाइक होगा। ठीक है, और पेशेंसली सीखना पड़ता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है लर्निंग में, क्योंकि आप चीजों को जब सीखते हो ना तो ध्यान से सुन के, अंडरस्टैंड करके फिर उसको करना होता है। अगर कोई भी चीज आप स्किप कर दो तो चीजें थोड़ी इधर से उधर जा सकती है। ठीक है, ऑल्दो समझना बहुत आसान होगा क्योंकि इजी लैंग्वेज में होने वाला है सब कुछ। ओके, एनी मोर डाउट? नहीं तो एंड करें आज। ठीक है, एआई मॉडल देखो तब बनाना स्टार्ट कर सकते हो जब आप डेटा को प्री प्रोसेस यानी कि डेटा को रेडी कर लो, क्योंकि मशीन्स को है ना नंबर्स समझ में आते हैं, उनको अल्फाबेट्स, कैटेगरीज, ये सब चीजें समझ में नहीं आती। तो उन सबको पूरा अच्छे से रेडी करके उसको करना पड़ता है, फिर उसके बाद प्री प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद ही हम मॉडल बना सकते हैं। फिर उन चीजों जो आप रेडी करके देते हो ना मॉडल को, उसके ऊपर वो कैलकुलेशन करता है और फिर उससे प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता है। ठीक है, प्री प्रोसेस करना बहुत जरूरी है इवैल्यूएट मॉडल बिल्डअप के लिए। ओके, और कुछ? नहीं, चलो गाइस, तो आज के लिए एंड करते हैं, बाकी मैं आपके काउंसलर से बोल दूंगा, वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे।